इस कहानी का हीरो डैन वूसंग मार्शल आर्ट्स की दुनिया का सबसे पावरफुल फाइटर होता है, जो जांग हू के नाम से भी जाना जाता है और अपने पावरफुल पंचेस से लड़ने के लिए फिस्ट किंग के नाम से जाना जाता है। वह हजारों मार्शल आर्टिस्ट से लड़ चुका है, लेकिन आज तक उसे कोई भी नहीं हरा पाया। एक दिन डिमोनिक फैक्शन के एक ग्रुप उस पर चुपके से हमला कर देता है। डैन वूसंग उस ग्रुप के काफी लोगों को मार देता है, लेकिन 2 लोग बच जाते हैं। ये 2 लोग काफी पावरफुल होते हैं और इतने जालिम होते हैं कि अपना रास्ता साफ करने के लिए अपने ही साथियों को मार देते हैं। वूसंग ये देखकर समझ जाता है कि ये दोनों बहुत जालिम हैं। वूसंग उनमें से एक की तरफ तेजी से दौड़ता है और कहता है कि वह इसे 10 स्ट्राइक्स में खत्म करेगा, लेकिन उसका हर अटैक उसके वाइटल पॉइंट्स पर लगने के बजाय मिस हो जाता है, क्योंकि उसका दूसरा साथी वूसंग की बॉडी को पतली स्ट्रिंग्स से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही वूसंग 9th अटैक करता है, उसका ओपोनेंट अपनी स्ट्रिंग्स से वूसंग को टाइटली पकड़ लेता है, जिससे वूसंग अचानक रुक जाता है और तभी उसका दूसरा ओपोनेंट उसके सीने में सोर्ड से छेद कर देता है। लेकिन मरने से पहले वूसंग अपने दुश्मन को 10वां पंच मारता है और इसी के साथ ही वूसंग की जिंदगी खत्म हो जाती है, जो अपनी मौत से पहले अपने दुश्मन को एक और बार मारना चाहता था। मरने के बाद अचानक वह युनहुआ फैमिली के सेफ हाउस में ली जिन्योन के रूप में जाग जाता है, जो युनहुआ मर्चेंट ग्रुप का सबसे बड़ा बेटा है। जब वह जागता है तो जल्दी से वह अपनी बॉडी को चेक करता है और अपनी बॉडी को बिना किसी चोट के देखकर हैरान हो जाता है। तभी वह अपने नए चेहरे को मिरर में देखता है। पहले वह सोचता है कि किसी ने उसके चेहरे पर मास्क लगा दिया है, फिर थोड़ी देर बाद इस सोच को रिजेक्ट करता है। जब उसकी नौकरानियां डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती हैं, तो वह अपनी नई बॉडी के बारे में जानने का फैसला करता है और इधर उधर ऐसी चीजें ढूंढता है जो उसे इस बॉडी के बारे में बता सके। जब वह चलता है तो उसे फील होता है कि ये बॉडी काफी वीक है, क्योंकि सिर्फ चलने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। आखिर में उसे एक डायरी मिलती है जिसका टाइटल युनहुआ मर्चेंट ग्रुप होता है। ये फैमिली युनहुआ माउंटेन में एक बड़ा और फेमस मर्चेंट ग्रुप है। डायरी चेक करने के बाद उसे समझ आ जाता है कि वह ली जिन्योन की बॉडी में है, जो युनहुआ फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। वैसे तो वह इस फैमिली का बड़ा बेटा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ली जिन्योन कोई आवारा लड़का है, क्योंकि वहाँ काफी सारे लेटर्स मिलते हैं जो ली जिन्योन ने लड़कियों के बारे में लिखे हैं। थोड़ी देर इंस्पेक्शन करने के बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि शायद वह ली जिन्योन के रूप में रीइंकारनेट हुआ है। उसी समय उसका डॉक्टर गोंगसन एक चालाक लोमड़ी जैसी स्माइल के साथ अंदर आता है और चुपके से उसकी कंडीशन चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन ली अचानक अपना हाथ हटाता है और डॉक्टर को भरोसा दिलाता है कि वह बिल्कुल ठीक है। फिर यह सांप जैसा डॉक्टर उसे ड्रैगन और फीनिक्स सूप का ऑफर देता है और कहता है कि यह एक टॉनिक है, लेकिन असल में यह सूप जिन्युअन जैसे बीमार इंसान के लिए जहर है। इसके जवाब देने के बजाय जिन्युअन चुपके से यह जानने की कोशिश करता है कि डैन वूसंग के मरने के बाद से कितना समय गुजर चुका है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे रियलाइज होता है कि शायद अभी थोड़ी देर ही हुई है। इसका मतलब है कि उसके दुश्मन अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद वह उस डॉक्टर के बारे में सोचता है, लेकिन फिलहाल उसे अपने दुश्मनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और वह हर हाल में उनसे बदला लेना चाहता है। वह डिसाइड करता है कि अब जब उसे जिंदगी जीने का एक और चांस मिला है तो वह सबको मार डालेगा। लेजेंडरी डैन वूसंग अब ली जिन्युअन के रूप में रीइंकारनेट हो चुका है और इस नई बॉडी में जन्म लेने के बाद अब कुछ दिन गुजर चुके हैं। एक सुबह उसकी नौकरानियां बहुत जोश के साथ उसके नाश्ते की तैयारी करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इतने समय बाद आज से वह आखिरकार एक प्रॉपर मील खा सकता है। अब तक वह अपनी सेहत ठीक करने के लिए सिर्फ पॉरेज ही खा रहा था। एक नौकरानी दूसरों को जल्दी करने के लिए कहती है, क्योंकि जिन्युअन अपनी मॉर्निंग वॉक से कभी भी वापस आ सकता है। उसकी बात अधूरी रह जाती है जब दरवाजा खुलता है और जिन्युअन अंदर आता है। वह नाश्ते को चेक करता है और कहता है कि अब से वे नाश्ते को इतना ही सिंपल रखें जैसा आज बनाया है। फिर वह अपने कमरे की तरफ जाता है। एक नौकरानी उसके फिजिक को नोटिस करती है और उसकी बॉडी में सुधार देखकर उसके बारे में कमेंट करती है, और दूसरी नौकरानियां जल्दी से इस बात से अग्री कर लेती हैं। थोड़ी देर बाद जिन्युअन अपना नाश्ता शुरू करता है। तभी वह सांप जैसा डॉक्टर गोंगसन आता है और उसका मूड खराब कर देता है। जिन्युअन गुस्से में उसे अंदर आने देता है और गोंगसन तुरंत उसका रूड बिहेवियर देख लेता है, फिर भी एक स्माइल के साथ उसे ग्रीट करता है। जिन्युअन उसे शक की नजर से देखता है, क्योंकि उसे पता है कि यह आदमी हमेशा कोई न कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, खासकर जब वह रोने वाली शक्ल दिखाता है। जिन्युअन के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है जब वह सोचता है कि वह इस डॉक्टर से सच्चाई उगलवाएगा और उसका जुर्म कबूल करवाएगा। ऐसा करने के लिए वह डॉक्टर से पूछता है कि वह वहां क्यों आया है। इस पर गोंगसन अपना रोज का ड्रामा शुरू करता है और कहता है कि वह अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए जिन्युअन से मिलने आया है। फिर वह चुपके से कमेंट करता है कि जिन्युअन का रंग रूप पहले से काफी अलग लग रहा है और कहता है कि जिन्युअन की कंडीशन और ज्यादा खराब हो रही है, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया। ये बात जिन्युअन का ध्यान खींचती है और वह कहता है कि गोंगसन ये सब इसलिए कह रहा है ताकि वह उसे किसी तरह वह जहरीला ड्रैगन और फीनिक्स सूप पिला सके। गोंगसन को यह उम्मीद नहीं थी कि उसे सूप के बारे में कुछ पता होगा, इसलिए वह जल्दी से समझाता है कि ड्रैगन और फीनिक्स सूप सिर्फ एक हीलिंग टॉनिक है।
जिन्युन आराम से कहता है कि यह जहरीला है। गोंगसन उसे याद दिलाता है कि वह उसका डॉक्टर है, लेकिन साथ ही रियलाइज करता है कि अब वह पकड़ा जाने वाला है और उसका राजफाश होने वाला है। गोंगसन तुरंत ड्रामा करने लगता है और कहता है कि चूंकि जिन्युन को उसकी जरूरत नहीं, तो इसलिए बेहतर है कि वह चले जाए। लेकिन अभी वह जाने ही वाला होता है कि जिन्युन की आवाज उसे रोक लेती है। एक इविल विलेन की तरह जिन्युन पूछता है कि क्या गोंगसन यहाँ का मालिक है, क्योंकि वह ली जिन्युन के कमरे में ऐसे आता जाता रहता है जैसे वह यहाँ का ओनर हो। यह सुनकर गोंगसन एकदम डर जाता है उसकी शक्ल देखकर। जिन्युन हंस देता है और कहता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था, और गोंगसन नर्वसली हंसने लगता है। फिर जिन्युन उसे ऑर्डर देता है कि वह लिखने के लिए पेपर और बाकी चीजें लेकर आए, और कहता है कि वह एक लेटर लिखना चाहता है। गोंगसन सारा सामान ले आता है। फिर जिन्युन उसे कहता है कि वह खुद लेटर लिखे। वह डिक्टेट करता है कि गोंगसन को इस विला में थोड़ा और समय तक रहना होगा, क्योंकि उसे एक अजीब सी बीमारी हो गई है। उसके अगले शब्द गोंगसन को हैरान कर देते हैं जब वह कहता है कि उसकी जिंदगी बहुत लंबी है, इसलिए गोंगसन को अपने मास्टर से प्लान को चेंज करने के लिए ओपिनियन चाहिए। जिन्युन उसका चेहरा देखकर पूछता है कि वह क्यों रुक गया। वह कोशिश करता है कि वह जिन्युन की बातों को हंसी में टाल दे और उसे थोड़ा और समझने को कहता है, लेकिन गोंगसन की बात पूरी होने से पहले ही जिन्युन उसकी तरफ निंजा स्टाइल में एक चॉपस्टिक फेंकता है, जो उसकी गर्दन को जख्मी कर देती है और पीछे की दीवार से टकराती है। गोंगसन काफी हद तक घबरा जाता है और अपना घाव चेक करता है। जिन्युन पूरी तरह सीरियस हो जाता है और उसे क्लियरली कहता है कि अब वह पुराना ली जिन्युन नहीं रहा जिसको गोंगसन जानता था। गोंगसन फिर भी नासमझी का नाटक करता है, लेकिन जिन्युन समझ जाता है कि अब इस सांप से सामना करने का असली समय आ गया है। वह साफ साफ कहता है कि उसे पता है कि ड्रैगन और फीनिक्स सूप सिर्फ हेल्थी लोगों के लिए टॉनिक है, लेकिन जिन्युन का कमजोर जिस्म इस टॉनिक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह टॉनिक उसके लिए जहर बन जाता है, और गोंगसन एक फिजिशियन होने के बावजूद यह बात नहीं जान पाया। उसने कल ही जिन्युन को यह सूप पिलाया था, और अगली ही सुबह वह टॉनिक का असर देखने के लिए जिन्युन की नब्ज चेक कर रहा था। बस इतना ही नहीं, जब जिन्युन ने उससे कहा कि सूप को काउंटर पर छोड़ दो, तब उसका चेहरा साफ बता रहा था कि इसमें गोंगसन की कोई न कोई चाल जरूर शामिल है। जिन्युन कहता है कि उसे यकीन है कि गोंगसन जैसा शख्स अकेले यह सब नहीं कर सकता, इसलिए वह उससे अपने मास्टर का नाम चिट्ठी पर लिखने को कहता है। गोंगसन पहले थोड़ी ड्रामेबाजी करता है और पूछता है कि जिन्युन उस जैसे मासूम इंसान पर कैसे शक कर सकता है। फिर वह एक गहरी ठंडी सांस लेता है और साथ ही अच्छा बनने का नाटक छोड़कर अपना असली रूप दिखा देता है। वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे नहीं पता था कि जिन्युन जैसा बुद्धू भी इतना दिमाग लगा सकता है। जिन्युन समझ जाता है कि अब उसके पास कोई बहाना नहीं बचा। गोंगसन शैतानी अंदाज में कहता है कि उसका असली मकसद जिन्युन को चुपके से खत्म करना है। अब नौकरों की तरफ देखते हुए गोंगसन सोचता है कि जिन्युन के कत्ल को छुपाने के लिए उनकी जान भी लेनी पड़ेगी, लेकिन उसकी जहर वाली सुई तैयार करने से पहले ही जिन्युन उसे यह करते हुए देख लेता है और एक तेज वार से गोंगसन को गिरा देता है। फिर वह आराम से अपना खाना शुरू करता है। जिन्युन कहता है कि गोंगसन को इस तरह उनकी बात के बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था। अपने हाथों पर लगी चोट को देखते हुए, जो उसे अभी अभी गोंगसन पर हमला करते समय लगी थी, वह अपनी वीक बॉडी से थोड़ा निराश हो जाता है। उसे बस अपनी पुरानी जिंदगी वाली ताकत वापस चाहिए थी। वह जानता है कि अगर वह अपनी पुरानी ताकत वापस पा लेता है तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। वह इतना पावरफुल हो जाएगा कि अगर युनहुआ मर्चेंट ग्रुप ही उसे मारने का प्लान कर रहा है तो वह पूरे ग्रुप से खुद ही निपट लेगा। इस मकसद के लिए पहले उसे ग्रुप में वापस जाना होगा ताकि वह गोंगसन के बारे में जरूरी छानबीन कर सके। अगली ही पल में वह लड़खड़ाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसका सर अचानक तेज दर्द की वजह से चक्कर जाता है। उसे गोंगसन याद आता है, और फिर इस जिस्म की यादें, ली जिन्युन के जिस्म की सारी यादें एक साथ उसके दिमाग में दौड़ने लगती हैं। जब यह यादों का तूफान थमता है तो जिन्युन की असली कहानी जानकर उसकी आंख से आंसू निकल पड़ता है। वह अपने दो छोटे भाइयों के मुकाबले में बिल्कुल एवरेज था, जो काफी स्मार्ट और टैलेंटेड थे। अपनी इस साधारण सी जिंदगी से निकलने के लिए उसने वह किया जो कोई भी समझदार इंसान हरगिज न करता। उसने अपना पैसा ड्रग्स जैसे गंदे कामों और अपनी ख्वाहिशों पर खर्च करना शुरू कर दिया। इस वजह से वह गंभीर बीमार पड़ गया, और जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक इन चीजों से निकलना मुश्किल हो चुका था। उसे ठीक करने के बहाने इस विला में भेजा गया, जो एक तरह से उससे जान छुड़ाना ही था, और उसके परिवार वालों को अपने इस नकारा बड़े बेटे के यहाँ दिन गुजारने की कोई परवाह नहीं थी। अब जिन्युन के जिस्म में रहते हुए वूसुंग ने फैसला किया कि वह अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग दोबारा शुरू करेगा, जो उसने इसलिए रोक रखी थी क्योंकि उसके पास जिन्युन की यादें नहीं थीं। वह इस जिस्म के असली मालिक से काफी नाराज है, जिसने इतनी परफेक्ट बॉडी को बुरे कामों में बर्बाद कर दिया। वह अपनी पास्ट लाइफ की नॉलेज का यूज करके इस जिस्म को पावरफुल बनाने के लिए कुछ खास मेडिसिन लेने का सोचता है। जब वह विला के अंदर कदम रखता है, उसकी नजर वहां पड़े पैसों पर पड़ती है, और वह यह जानकर चैन की सांस लेता है कि उसे पैसों का कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये है कि वह अपनी जरूरत की रेयर मेडिसिन आसानी से खरीद सकता है। फिर उसकी नजर गोंगसन पर पड़ती है, जो उसके पावरफुल पंच की वजह से एक लाश बन चुका होता है। वह उसे दफनाने का फैसला करता है। इस दिन से 1 साल एक चुटकी में बीत जाता है। एक दिन मो किन सियोप, जो युनहुआ मर्चेंट ग्रुप के गार्ड स्क्वाड का मेंबर है, जिन्युन के लिए एक लेटर लेकर आता है।
वह एक मेड से जिन्युअन के बारे में पूछता है और वह मेड उस जगह की तरफ इशारा करती है जहां जिन्युअन मेडिटेट कर रहा है। जैसे ही मॉक की नजर जिन्युअन की बॉडी पर पड़ती है, उसकी आंखें हैरत से खुली रह जाती हैं क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वह सचमुच जिन्युअन को ही देख रहा है। इस एक साल में हमारा शानदार जिन्युअन हर पल का यूज करके अपने जिस्म को मजबूत और शक्तिशाली करता रहा। उसका एनर्जी कोर अब पहले जैसा हो चुका है और उसने सर्वाइवल के लिए जरूरी सब मार्शल आर्ट्स अच्छे से सीख लिए हैं, जैसे मोबिलिटी आर्ट, एनलाइटेंड बॉडी आर्ट और तेज रफ्तारी। इसके अलावा उसने व्हाइट लाइट पावर 10 फेज आर्ट भी सीख ली है, जो उसे लाइटनिंग एलिमेंट को कंट्रोल करने की पावर देती है। इन सब ट्रेनिंग्स के जरिए वह मार्शल आर्ट्स के 4th फेज तक पहुंच चुका है, लेकिन उस जैसे बंदे के लिए यह अब भी काफी नहीं है। इस समय वह अपनी ट्रेनिंग मोक की आवाज सुनकर रोकता है, जो उसे नर्वस होकर ग्रीट करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। मोक बताता है कि वह क्लैन के मेन बंदे से एक लेटर लाया है। शांति और खुशी के साथ जिन्युअन उसे लेटर देने को कहता है। इस दौरान मोक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा कि यह वही कमजोर और हर वक्त खांसने वाला बंदा है जिसको उसने पिछले साल देखा था, और अब यह पावरफुल और मजबूत खड़ा है। उसकी सोच को जिन्युअन की तंजिया आवाज तोड़ती है, जो उसे याद दिलाती है कि वह अब भी उसके हाथ में पकड़े लेटर का वेट कर रहा है। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए जिन्युअन और मोक बैठ जाते हैं और मोक वह लेटर पढ़ता है और उसे बताता है कि उसके फादर की सेहत बहुत खराब है, जिस वजह से वह बेड रेस्ट पर हैं। हालांकि इसकी कोई वजह नहीं बताई गई। यह कहकर मोक यूयंग क्लैन के बारे में अपने शक जाहिर करता है। ये क्लैन एक वल्चर्स का ग्रुप है जो युनहुआ मर्चेंट ग्रुप से प्रोटेक्शन के बहाने भारी फीस मांगता है। समय के साथ साथ उनकी फीस की मांग इतनी बढ़ गई है कि इतनी ज्यादा पेमेंट इन्हें आसानी से नहीं दी जा सकती। जिन्युअन पूछता है कि क्या यूयंग क्लैन सचमुच इतने काबिल हैं कि उन्हें इतनी बड़ी पेमेंट दी जाए। यह बात मोक को बहुत गुस्सा दिलाती है। वह ग्रुप पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए बोलता है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें इतनी बड़ी अमाउंट दी जाए। वह एक पुरानी घटना याद करता है जब युनहुआ ग्रुप का सामना लिटिल डेटी सेक्ट से हुआ था, जिसने उनके ट्रेड पर जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाने की कोशिश की थी। उस समय यूयंग क्लैन ने बेशर्मी से ग्रुप का साथ छोड़ दिया और कहा कि उनका युनहुआ ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं, सिवाय किसी सीरियस इश्यू के। मोक बताता है कि गार्ड कैप्टन भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यूयंग हू का उस ग्रुप से कनेक्शन है। यह बात जिन्युअन का ध्यान खींचती है क्योंकि वह इस नाम को अपनी पास्ट लाइफ के दिनों से जानता है। यूयंग हू वहाँ काफी फेमस था। जिन्युअन को अब सब कुछ समझ आने लगता है। यूयंग हू एक पावरफुल बांडा है जो अपनी शक्ति का फायदा उठाते हुए युनहुआ मर्चेंट ग्रुप को कमजोर समझकर तंग करता है। उसी वक्त जिन्युअन फैसला करता है कि यह मामला या तो मौत से खत्म होगा या वह खुद यूयंग हू को सबका सिखाएगा, और मोक यह सुनकर दंग रह जाता है। फिर मोक वह वजह भी बताता है जिसने जिन्युअन के फादर को इतना निढाल कर दिया। पता चलता है कि उसके छोटे भाई इतने बेवकूफ थे कि उन्होंने पूरे युनहुआ मर्चेंट ग्रुप के सामने तलवारों से एक सीरियस लड़ाई शुरू कर दी। जिन्युअन को उनकी इस बेवकूफी पर यकीन नहीं आता जब उसे पता चलता है कि इस बात ने उनके फादर को इतना गुस्सा दिलाया कि वह स्ट्रेस की वजह से बीमार पड़ गए। मोक उसे दिलासा देने की कोशिश करता है और कहता है कि इस मामले का जिन्युअन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वह उसकी बात काट देता है और खड़ा हो जाता है क्योंकि अब वह कोई छोटा मोटा रोल नहीं खेलना चाहता था। मोक उसकी अचानक हिम्मत देखकर हैरान हो जाता है। हमारा लेजेंड जिन्युअन फिर सीरियस होकर मोक से कहता है कि वह लेटर अपने पास रखे क्योंकि वह खुद जाकर हालात देखने वाला है। जब मोक अपनी स्क्वाड के पास वापस जाता है तो सबसे पहले वह अपने साथियों को बताता है कि कैसे ली जिन्युअन जैसा नकारा बंदा इतना स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बन गया। जैसे ही उसके साथी ये सुनते हैं वे हंसने लगते हैं। हर कोई जिन्युअन का मजाक उड़ाता है। कुछ कहते हैं कि वह बेड में ही अच्छा लगता है और कुछ बोलते हैं कि अगर जिन्युअन जैसा बंदा मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है तो वे खुद लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट होंगे। एक साथी उससे कहता है कि वह ऐसा मजाक करे जिसपे उन्हें यकीन आ जाए, जैसे वाइस कैप्टन ने फाइनली अपनी लवर ढूंढ ली। वाइस कैप्टन हान योप उनकी बातें सुन लेता है और इंटरेस्ट लेते हुए पूछता है कि क्या जिन्युअन ने सचमुच उस आदमी को मारने के बाद अपनी सेहत वापस पा ली है जो उसे हिलाने की कोशिश कर रहा था। फिर हान योप कॉन्फिडेंस से कहता है कि जिन्युअन बचपन से ही मार्शल आर्टिस्ट रहा है क्योंकि उसके पास एक गिफ्टेड बॉडी है। अब हान पूछता है कि जिन्युअन कब आएगा। मोक इस बारे में श्योर नहीं होता क्योंकि जिन्युअन ने सिर्फ इतना कहा था कि वह वापस आ रहा है। उसी समय उन्हें जिन्युअन के आने की अनाउंसमेंट सुनाई देती है और वे समझ जाते हैं कि वह अभी आ रहा है। फिर हान अपने बंदों से जिन्युअन का स्वागत करने को कहता है। वे यह सुनकर खुश नहीं होते तो वह उन्हें सख्ती से याद दिलाता है कि जिन्युअन उनका मास्टर है, चाहे वह जैसा भी हो। इस दौरान वूसुंग युनहुआ मर्चेंट ग्रुप के पैलेस की शान और शौकत पहली बार देखता है और वह इस शानदार जगह को देखकर सचमुच हैरान हो जाता है। अपनी पास्ट लाइफ में उसने इस ग्रुप के बारे में सिर्फ कहानियां सुनी थीं, लेकिन अब इसे करीब से देखकर उसे एहसास होता है कि जिन्युअन सिर्फ अमीर नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अमीर है। वह अपने साथियों से आराम करने को कहता है क्योंकि वह अपने फादर से मिलने जा रहा होता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसे यह देखकर हैरानी होती है कि कोई भी उसका स्वागत करने की जहमत नहीं करता। उसकी यह ख्वाहिश जल्दी पूरी हो जाती है जब एक गार्ड्स का बड़ा ग्रुप अपनी तलवारों के साथ उसका स्वागत करता है। फिर हान उसे ग्रीट करता है और कहता है कि जिन्युअन अब बिल्कुल चेंज हो गया है। वह यह भी कहता है कि उसे जिन्युअन को हेल्थी देखकर बहुत खुशी हो रही है।
हान के लोग सोचते हैं कि वह बस जिन्युअन की खुशामद कर रहा है और उन्हें लगता है कि हान के दिल में जिन्युअन के लिए जरा भी इज्जत नहीं है, क्योंकि पहले उनका यह मास्टर हमेशा हान की इंसल्ट किया करता था। उस समय वे भी अपनी इंसल्ट के लिए तैयार थे, लेकिन वे ये देखकर हैरान हो जाते हैं जब जिन्युअन उनका स्वागत करते हुए कहता है कि उस जैसे परेशान करने वाले बंदे के लिए यह वेलकम बहुत अच्छा है। उन सबको इतना शॉक्ड देखकर मोक कहता है कि उसने तो सबको पहले ही बोला था कि जिन्युअन सचमुच बदल चुका है। यह देखकर हान, जो हमारे जिन्युअन को उसके फादर के रूम तक ले जा रहा होता है, उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और जिन्युअन को भी अब लगता है कि हान उसका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। जब वे अंदर जाते हैं तो हान उसे बताता है कि उसने जिन्युअन के आने की न्यूज़ पहले ही उसके फादर को दे दी है, जिसके लिए वह उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी उसका सबसे छोटा भाई जायोन जिन्युअन का हाथ पकड़कर उन्हें इंटरप्ट करता है। जायोन, जो उसे ताना मारते हुए उसे ठरकी कहता है, उसे ऐसे देखकर बाकी सबकी तरह जायोन कहता है कि वह बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। जब जिन्युअन उसे घूर रहा होता है, जायोन उसके कंधे को अपनी पूरी शक्ति से जकड़ लेता है। हन, जो पहले जिन्युअन को अपने छोटे भाई से पिटते देखा करता था, नहीं चाहता था कि वापस आने के पहले दिन ही वह अपने छोटे भाई से मार खाए। वह धीरे से जायोन का हाथ जिन्युअन के कंधे से हटा देता है और कहता है कि दोनों भाइयों को इतने दिन बाद एक दूसरे को देखकर खुश होना चाहिए। लेकिन उसी समय जायोन हान को बिना इजाजत छूने की वजह से थप्पड़ मार देता है। जायोन को उसका यह बुरा बर्ताव पसंद नहीं आता और वह उसे चेतावनी देता है। वह हान से पूछता है कि क्या वह उसे अब भी छोटा समझता है। अगले पल जायोन कहता है कि वह हान को अच्छा सबका सिखाना चाहता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले हमारा पावरफुल जिन्युअन उसे जोर का थप्पड़ मार देता है, इतना जोर का कि वह जमीन पर गिर जाता है। जायोन बिल्कुल दंग रह जाता है। अगले ही पल जिन्युअन जायोन के कंधे पर अपनी मुट्ठी रखता है और उसे अपनी ताकत का एहसास दिलाता है। साथ ही कहता है कि वह यहाँ आने के लिए काफी एक्साइटेड था। जायोन दर्द से चिल्लाता है और अपने भाई को पागल कहते हुए गालियां देने लगता है। यह सुनकर जिन्युअन मजाक में कहता है कि अब से वह उसे बड़ा भाई कहेगा। इस दौरान ली हुआयोंग, जो युनहुआ मर्चेंट ग्रुप का दूसरा बेटा है, अपने फादर के कमरे के सामने इतना शोर शराबा देखकर हैरान होता है। वह हान से इस शोर की वजह पूछता है और वाइस कैप्टन बताता है कि बड़े और छोटे भाई के बीच झगड़ा हो रहा है। यह सुनकर हुआयोंग तुरंत सोचता है कि हमेशा की तरह जायोन ही अपने बड़े भाई को तंग कर रहा होगा। उसे जिन्युअन की बीमारी की वजह से बहुत चिंता हो रही होती है, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि जिन्युअन अपने छोटे भाई को डांट रहा होता है कि वह अपने फादर के रूम के सामने शोर न करे। फिर जिन्युअन देखता है कि उसका मिडिल ब्रदर भी वहां आ चुका है। थोड़ी देर बाद हुआयोंग अपने बड़े भाई के साथ बैठता है, जिसने जायोन के हाथ सजा के तौर पर हवा में रखवाए होते हैं। जिन्युअन को हेल्थी देखकर हुआयोंग को बहुत खुशी होती है, लेकिन जायोन इस हालत से बिल्कुल खुश नहीं है। जिन्युअन उसे दिलासा देता है कि वह अब बिल्कुल ठीक है। तभी वह हुआयोंग के जख्मी हाथ को देखकर पूछता है कि क्या यह जायोन ने किया। हुआयोंग इस सवाल को टाल देता है, लेकिन लेजेंड जिन्युअन गुस्से में अपने छोटे भाई की तरफ मुड़ता है और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है, क्योंकि उसने अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया था। बेचारे जायोन के पास जिन्युअन की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचता अगर वह मार से बचना चाहता है। वह यकीन नहीं कर पाता कि वह वही कमजोर जिन्युअन है जो अपने छोटे भाई से पिटने के डर से उसके कंधे भी दबाता था। यह सोचकर हुआयोंग खुश होता है कि जिन्युअन जायोन को पीट रहा है, जबकि पहले यह उल्टा होता था। फिर जिन्युअन भी शांत हो जाता है। हुआयोंग उसकी पर्सनालिटी और बॉडी में इतना बदलाव देखकर क्यूरियस हो जाता है, लेकिन उसे कुछ बताने की बजाय जिन्युअन उसकी आंखों की तारीफ करने लग जाता है। फिर उसकी नजर अपने सामने पड़े स्क्रोल लेटर्स पर पड़ती है। एक स्क्रोल खोलते हुए वह पूछता है कि इसके अंदर क्या लिखा है। हुआयोंग समझाता है कि इस स्क्रोल में उन एम्प्लॉइज की लिस्ट है जो कल उसके साथ कॉन्फ्रेंस रूम में जाएंगे। फिर वह एम्प्लॉइज की लिस्ट चेक करता है और उसमें गोंगसन का नाम देख लेता है, क्योंकि उसका असली मकसद किसी एम्प्लॉई के बारे में पता लगाना था। लिस्ट चेक करने के बाद वह तुरंत समझ जाता है कि गोंगसन के अलावा और भी बहुत से एम्प्लॉइज यू यंग हू ने यहाँ भेजे हैं। फिर वह सीरियस होकर अपने भाइयों की तरफ मुड़ता है और सीरियस होकर पूछता है कि कहीं उन दोनों में कोई यू यंग हू के लिए काम तो नहीं करता। दोनों भाई गुस्से में इस बात का इनकार करते हैं और कहते हैं कि वे अपना मर्चेंट ग्रुप उस क्लैन को हरगिज नहीं देंगे। वह स्माइल करता है, यह सोचकर कि उसे अपने भाइयों को खत्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे सच बोल रहे हैं। सब कुछ तय करके वह उठ खड़ा होता है और पूछता है कि क्या सारे बड़े लेवल के लोग भी कॉन्फ्रेंस में होंगे। उसका नर्डी भाई हाँ में जवाब देता है। यह सुनते ही वह साफ साफ बताता है कि वह भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगा। उनके मना करने से पहले वह उनकी बातों को इग्नोर करता हुआ रूम से निकल जाता है। वे दोनों अपने भाई में इतना बदलाव देखकर दंग रह जाते हैं। उसी वक्त जायोन सोचता है कि काश वह भी जूहो माउंटेन पर जा सके। इस दौरान जिन्युअन अपने बाप के रूम के सामने खड़ा होता है और उनकी इजाजत लेकर अंदर जाता है। उसका बाप मर्चेंट ग्रुप का लीडर सयोंगमन उसे तुरंत नोटिस करता है। वह बाहर के हंगामे के बारे में पूछते हैं, लेकिन जिन्युअन बस बात को टाल देता है और बैठ जाता है। फिर वह जिक्र करता है कि उसने सुना है कि उसके फादर स्ट्रेस में हैं। वे कंफर्म करते हैं कि वे हमेशा ही स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन अब उनका जिस्म इतना जवाब दे चुका है। फिर उसके फादर अपना हाथ उठाकर अपने बेटे के चेहरे को छूते हैं। वह महसूस करते हैं कि उनका बेटा कितना हेल्थी और चेंज हो चुका है।
वे पूछते हैं कि क्या वह सचमुच जिन्युइन ही है। जब उसका बाप खुशी से कहता है कि उसे हेल्थी देखकर उसको बहुत खुशी हो रही है और प्यार से उसे छूता है, तो उसे अंदर से कुछ महसूस होता है। वूसंग के रूप में उसे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला था, लेकिन उसे पता है कि बाप का प्यार कैसा होता है। वह अपने बाप को एक स्ट्रांग और पावरफुल बंदा मानता होता है, लेकिन अब उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वह देखता है कि उसका टारगेट कितना वीक हो चुका है। यह देखकर वह उसे दिलासा देता है और कहता है कि वह सब कुछ खत्म कर देगा जिससे उसकी यह हालत हुई है। उसका बाप इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन वह जोर देता है कि योंगमैन को किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह खुद सब संभाल लेगा। उसके इतने स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस देखकर उसके बाप का भी पसीना छूट जाता है। अगले दिन सब लोग यूनवा मर्चेंट ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में जमा होते हैं, जहां हवायोंग सबको गाइड कर रहा है। यू यंग हू भी वहां मौजूद है। उसके अंदर काम करने वाले लोग जो उसके बारे में सोच रहे होते हैं तुरंत जिन युआन की मौजूदगी नोटिस कर लेते हैं। यू यंग हू सोचता है कि जिन युआन यहाँ अपनी पोजीशन पक्की करने आया है। इस दौरान हवायोंग अपनी बात खत्म करके पूछता है कि क्या इस बात से किसी को ऐतराज तो नहीं। आगे बढ़ने से पहले यू यंग हू हाथ उठाता है और कहता है कि उसकी एक डिमांड है। वह जिन युआन के गार्ड के तौर पर अपने आदमी को सजेस्ट करता है, क्योंकि जिन युआन के पास फिलहाल कोई गार्ड नहीं होता। इस बात से यूनवा मर्चेंट ग्रुप में हंगामा मच जाता है, क्योंकि यू यंग हू पहले ही वहां अपने बहुत से आदमी भेज चुका होता है। लेकिन जो बंदा यू यंग हू के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, यू यंग हू उसे डराकर चुप करवा देता है। फिर यू यंग हू पूछता है कि क्या किसी को उसकी सजेशन से कोई ऐतराज है। सब न चाहते हुए भी चुप रहते हैं, क्योंकि यू यंग हू का डर उन्हें कुछ बोलने ही नहीं देता। जब वह आगे बढ़ने वाला होता है तो फियरलेस जिन्युइन हाथ उठाता है और कहता है कि उसे यू यंग हू से ऐतराज है। फिर वह सीरियस होकर अपनी सजेशन देता है कि स्क्वाड गार्ड लीडर यू यंग हू को फायर कर दिया जाए। यूनवा मर्चेंट ग्रुप के लोग यह सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, जबकि यू यंग क्लैन के लोग जिन्युइन की बात सुनकर हंसने लगते हैं, क्योंकि यू यंग हू को मर्चेंट ग्रुप की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी समझा जाता है, जो कि इस समय जबरदस्त गुस्से में है। वह जिन्युइन को बताता है कि वह इतने दिन बेड पर बीमार पड़ा रहा है कि उसे पता ही नहीं कि उसके पास यू यंग हू को फायर करने का कोई हक नहीं है। अगले ही पल जिन्युइन वह करता है जो किसी ने सोचा तक नहीं था। वह जमीन पर इतना जोर का पंच मारता है कि पूरी बिल्डिंग ऑलमोस्ट हिल जाती है। फिर सीरियस होकर वह इस आस्तीन के सांप को याद दिलाता है कि यू यंग के इतना बड़ा होने के बावजूद वह भूल रहा है कि जिन युआन ही यूनवा मर्चेंट ग्रुप का असली मास्टर है। थोड़ी देर पहले उसने हुआयोंग को अपना प्लान बताया था कि वह यू यंग हू को फायर करने वाला है, लेकिन हुआयोंग को यह आइडिया अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यू यंग क्लैन उनसे ज्यादा पावरफुल है। सीधा जवाब देने के बजाय वो कहता है कि जब कोई जोंगहू के मार्शल आर्टिस्ट को अंडर एस्टिमेट करता है तो उन्हें उनकी इस हरकत की वजह से जिंदा निगल लिया जाता है। फिर वह बताता है कि आसपास यू यंग के इतने एम्प्लॉइज को देखकर लगता है कि वे यूनवा ग्रुप पर पूरी तरह कब्जा जमाना चाहते हैं। ये बात उसका बेवकूफ भाई समझ जाता है और उसे उसकी बात का मतलब अच्छी तरह पता चल जाता है। फिर जिन युआन उसे कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह सब संभाल लेगा। अब अपने बड़े भाई जिन युआन को देखकर वह नर्वस स्माइल करता है और समझ जाता है कि उसका बड़ा भाई यह सब कैसे हैंडल करने वाला है। अब उस कॉन्फ्रेंस में जिन युआन की बात सुनकर यू यंग क्लैन के लोग तुरंत सोर्ड्स निकाल लेते हैं और धमकी देते हुए पूछते हैं कि वह अपनी बात अच्छी तरह समझाए। हन उनकी इस गुस्ताखी पर गुस्सा हो जाता है कि उन्होंने अपने मास्टर के खिलाफ तलवार उठाई। वह जिन युआन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे खड़ा हो जाता है, लेकिन हमारा जिन युआन डरे बिना कहता है कि यह कितनी बड़ी गुस्ताखी है कि यू यंग क्लैन अपने ही पार्टनर के खिलाफ तलवार उठा रहा है। वह एक डार्क टोन में उन्हें धमकाता है और कहता है कि वे जरूर उसके हाथों मरना चाहते हैं। फिर भरत भी अचानक बात का रुख बदल देता है और कहता है कि वह यू यंग हू को उसका मुआवजा जरूर देगा, क्योंकि उसे उसके लिए बुरा लग रहा है। यू यंग हू यह सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। जिन युआन कहता है कि उन्होंने यू यंग हू के परफेक्ट रिटायरमेंट प्लान को बर्बाद कर दिया है। फिर वह यू यंग हू का असली प्लान डिटेल में बताना शुरू करता है। पहले वह जिन युआन को गोंगसन के जरिए खत्म करेगा। फिर जब उसने जिन युआन के दूसरे दो भाइयों को आपस में लड़वाया, यू यंग के लिए यह बहुत बड़ा फायदा था कि उनके फादर इस झगड़े की वजह से बीमार पड़ गए। आखिर में यू यंग को बस एक भाई को अपनी बातों में उलझाना था और उसे अपनी कठपुतली बनाकर यूनवा मर्चेंट ग्रुप पर पूरा कब्जा करना था। यह सब सुन के यू यंग हंसने लगता है, कहता है कि जिन युआन बस खुद से ही कहानियां बना रहा है। लेकिन वह सीरियस होकर बोलता है कि यू यंग का प्लान तभी से टूटना शुरू हो गया था जब उसने खुद यू यंग के पर्सनल असैसिन गोंगसन को मार दिया। यू यंग ये सुन के शॉक में आ जाता है। वह यकीन नहीं कर पाता कि गोंगसन मर चुका है। हमारा हीरो बोलता है कि उसने उस बेचारे असैसिन को एक ही वार में मार दिया, उसे मरने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। फिर वह तंज मारते हुए बोलता है कि यू यंग हू को अगर यूनवा मर्चेंट ग्रुप पर कंट्रोल चाहिए तो उसे प्लान बनाने में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। वह कहता है कि वैसे भी उसे अपने किए हुए नुकसान का बिल तो भरना पड़ेगा। अब यू यंग हू को जिन युआन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में वह अपना हाथ उठाता है और उसे मारने की धमकी देता है, पर उसका वार पड़ने से पहले ही जिन युआन अपनी मुट्ठी से उसका हाथ रोक देता है।
जब दोनों के पंचेस टकराते हैं, यू यंग को एक जोरदार बिजली का झटका महसूस होता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि जिन युआन सचमुच एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। आसपास के सब लोग भी जिन युआन की यह शक्ति देखकर हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ जिन युआन नाटक करते हुए कहता है कि यू यंग हू ऐसे बंदे पर अटैक क्यों कर रहा है जो अभी अभी ठीक हुआ है। फिर वह बोलता है कि वह इस बार यू यंग हू को माफ कर देगा क्योंकि अब वह उसके साथ पर्सनल फाइट करेगा। एक बंदा ऑफिशियल फाइट के शुरू होने का ऐलान करता है। यू यंग हू पूछता है कि क्या यह काफी होगा। ईविल एक्सप्रेशंस के साथ वह कहता है कि फाइट तब तक चलेगी जब तक एक की मौत नहीं हो जाती। यह सुनने के बाद यू यंग हू जिन युआन की स्किल्स देखकर कहता है कि शायद उसे किसी अच्छे टीचर ने ट्रेन नहीं किया, और अपनी तलवार उठाकर वह कहता है कि अब वह उसे दोनों के बीच एक्सपीरियंस का फर्क समझाएगा। लेकिन जिन युआन जल्दी से उसके अटैक को रोकता है और उसके ताने को इग्नोर कर देता है। नीचे झुककर वह यू यंग हू के पेट में जोरदार पंच मारता है और कहता है कि उसके पास यू यंग हू से 100 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है। यू यंग हू खून की खांसी करता है और जिन युआन की असली स्किल का अंदाजा उसे अब होता है। उसी समय जिन युआन अपनी एनलाइटेंड मोबिलिटी आर्ट चलाता है और यू यंग को कहता है कि अब वह उसे असली एक्सपीरियंस का फर्क दिखाएगा, अब बिजली तेजी से चलते हुए। वह यू यंग पर एक खतरनाक वार करता है जो अपनी तलवार से उसे रोक लेता है। दोनों बार बार टकराते हैं। यू यंग हू अपनी तलवार से वार करता है, जिन युआन सिर्फ अपने हाथों को ही यूज करता है, लेकिन हर वार जो हमारा जिन युआन करता है यू यंग की तलवार से ब्लॉक हो जाता है। फाइट के दौरान यू यंग हू जिन युआन की टेक्निक से पूरी तरह कंफ्यूज है, क्योंकि यह किसी नए बंदे की तरह तो बिल्कुल नहीं लड़ रहा। उसकी स्किल्स एक प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट जैसी हैं। लेकिन इसके बावजूद यू यंग हू पक्का इरादा करता है कि वह जिन युआन को खत्म कर देगा। उसके इस कॉन्फिडेंस को देखकर उसके सबऑर्डिनेट्स खुश होते हैं, सोचते हैं कि उनका कैप्टन अब फाइनली फाइट जीतने वाला है। इसके साथ यू यंग अपनी 3 फॉर्म सोर्ड आर्ट को एक्टिवेट करता है। जिन युआन उसके वार से बचने के लिए तुरंत अपना सिर नीचे कर लेता है और अपनी रैपिड स्ट्राइक एक्टिवेट करता है। वह इतनी तेजी से मूव करता है कि यू यंग को अपनी पोजीशन चेंज करने का चांस भी नहीं मिलता। अगले ही पल यू यंग के मुंह पर एक जबरदस्त पंच पड़ता है। ये पंच इतना पावरफुल होता है कि मेन हाउस से भी दिखाई देता है। सीन को देखने वाले सर्वेंट्स चुपके चुपके बातें करते हैं और बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, जबकि उसका फादर प्राउडली कहता है कि उसका बड़ा बेटा मार्शल आर्ट्स में मास्टर हो चुका है। जब यू यंग गिरता है तो उसके बंदे जल्दी से उसके पास पहुंचते हैं। अपने कैप्टन की हालत देखकर वे सब जिन युआन को गुस्से में घूरते हैं, लेकिन वह उन्हें धमकी देकर तुरंत चुप करा देता है। एक और बंदा कहता है कि फाइट में कोई इरेगुलरिटी नहीं थी, लेकिन जाने से पहले वह वार्न करता है कि अगर जिन युआन ऐसे ही बिहेव करना चाहता है तो यू यंग क्लैन भी युनहुआ मर्चेंट ग्रुप से बदला लेने के लिए वैसा ही तरीका अपनाएगा। और वह कहता है कि यू यंग क्लैन के लिए अब इस बिहेवियर को अवॉइड करना इम्पॉसिबल होगा। लेकिन जिन युआन को ऐसी छोटी मोटी धमकियों की परवाह नहीं है, क्योंकि ये उसके लिए नई नहीं है। वह जो भी उसे देंगे, चाहे बुराई हो या अच्छाई, वह उसका जवाब जरूर देगा। वैसे भी वह इस इंसिडेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले लेता है, जिस पर हवायोंग अग्री नहीं करता। फिर भी जिन युआन सबको घूरकर कहता है कि भले ही उसने पहले ये कहा था कि युनहुआ मर्चेंट ग्रुप उसका है, लेकिन ये उसके बाप का भी है, उस स्क्वाड का भी जिसने उसे सुबह वेलकम किया था, और हर उस एम्प्लॉई का जो वहाँ काम करता है। इसलिए वह किसी को भी अपने मर्चेंट ग्रुप के साथ ज्यादती नहीं करने देगा। इसके साथ वह उन्हें जाने का ऑर्डर देता है, कहता है कि वैसे भी वह उन्हें फायर करने वाला था। सब लोग उसकी स्पीच सुनकर इमोशनल हो जाते हैं, सिवाय यू यंग क्लैन के, जो ना खुश होकर साथ जाते हैं और उसे फ्यूचर में अपने क्लैन से डील करने के लिए गुड लक कहते हैं। जब वे चले जाते हैं तो एक एम्प्लॉई चीयर करने वाला होता है, लेकिन दूसरा उसे जल्दी से रोक देता है और याद दिलाता है कि जिन युआन ने एक प्राइवेट फाइट जीता है। एक और गार्ड कहता है कि वे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आखिर वे गार्ड स्क्वाड हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी करने के बजाय वे पूरा समय खड़े सिर्फ देख ही रहे थे। इस सब हंगामे की परवाह न करते हुए जिन युआन हुआयोंग की तरफ मुड़ता है और उसको कहता है कि जिन युआन के लिए एक एलिक्सर लाए, क्योंकि उसने इस मैटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है, तो वह इतना तो डिजर्व करता ही है। हुआयोंग स्माइल करता है और अपने भाई को यकीन दिलाता है कि वह बेस्ट एलिक्सर लाएगा, और कहता है कि अब से वह काफी बिजी होने वाला है, क्योंकि उसे अब न सिर्फ एलिक्सर्स खरीदने हैं बल्कि नए गार्ड्स भी हायर करने हैं। इस पर जिन युआन बोलता है कि उसके दिमाग में पहले से ही कुछ लोग हैं जो यह जॉब कर सकते हैं। इसी दौरान एक प्राइवेट रूम में म्योंगहो को जिन युआन की हरकतों की खबर मिलती है। उसके बंदे कंफर्म करते हैं कि यह खबर बिल्कुल सच है। असल में हमारा इंटेलिजेंट जिन युआन इस बारे में कुछ दिन पहले ही सोच चुका था। जिस दिन उसने युनहुआ मर्चेंट ग्रुप में कदम रखा, वह एम्प्लॉइज के पैटर्न्स को अच्छी तरह जांच रहा था। अपने पहले दिन ही वह चलते चलते अचानक रुक जाता है और हान से पूछता है कि उसने खाना खाया या नहीं। हान, जो उससे ऐसा अनएक्सपेक्टेड सवाल सुनकर शॉक हो जाता है, बोलता है कि नहीं, उसे काम की वजह से सुबह से खाना खाने का समय नहीं मिला। जिन युआन फिर दूसरी तरफ देखता है, जहां कुछ यू यंग क्लैन के मेंबर्स फिजूल बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसी वक्त उसे ग्रुप का डायनामिक समझ आ जाता है। लॉयल युनहुआ मर्चेंट ग्रुप के एम्प्लॉइज इतनी मेहनत करते हैं कि उनके पास खाने तक का समय नहीं है, जबकि यू यंग क्लैन के लोग आराम से बैठे बैठे पैसे कमाते हैं। वे काम के समय थोड़ा सा काम भी नहीं करते। हान उसे दोबारा बुलाता है, लेकिन जवाब देने के बजाय जिन युआन का दिमाग सोल्यूशन ढूंढने में लग जाता है।
अगर वह यू यंग के मेंबर्स को एकदम से फायर कर देता है तो ग्रुप के पास सिक्योरिटी नहीं बचेगी, क्योंकि उनकी जगह भरने के लिए तुरंत और लोग चाहिए होंगे। थोड़ा सोचने के बाद उसे याद आ जाता है कि ऐसे निकम्मे एम्प्लॉयज उसे कहाँ मिलेंगे। इसके लिए वह एक पुराने गैम्बलिंग हाउस की तरफ जाता है। उस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे वहां सिर्फ क्रिमिनल्स ही आते जाते होंगे। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, बहुत से लोगों की नजर उस पर पड़ती है। कुछ लोग उसे देखकर उसके बारे में बातें करते हैं, उसे बेवकूफ बोलते हैं और इतने समय बाद उसे देखकर हैरान होते हैं। कुछ तो यह भी सोच चुके होते हैं कि वह सालों से मर चुका है। वे लोग सोचते हैं कि शायद वह फिर से जुआ खेलने आया है और उसे अपनी दौलत हारते हुए देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। जब वह मेन हॉल में एंटर करता है, वहां का गार्ड उसे एक्साइटमेंट से हेलो बोलता है, यह सोचकर कि वह बड़ा पैसा खर्च करने वाला है। लेकिन अब वह पुराना वाला जिन युआन नहीं होता जिसे वे जानते थे। वह सख्त टोन में गार्ड को वार्न करता है कि वह उसे छुए भी नहीं। गार्ड को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। फिर बिना किसी फॉर्मेलिटी के जिन युआन उसे दरवाजा खोलने का ऑर्डर देता है। अंदर चुल म्यूंग हो, जिसको जहरीली फॉक्स के नाम से जाना जाता है, अपने पुराने दोस्त को देखता है और कहता है कि उसकी इतनी अच्छी सेहत इतने लंबे रेस्ट का रिजल्ट है। उसके साथ ही युक जिनबो और युक म्योंगहो भी उसे ग्रीट करते हैं। म्योंगहो एक शैतानी स्माइल के साथ उन्हें रिमाइंड करता है कि कम से कम जिन युआन की सेहत के बारे में तो पूछ लो, क्योंकि वह इतने समय से बीमार था। इस पर दोनों युग ब्रदर्स को अपनी गलती का एहसास होता है और वे उससे माफी मांगते हैं। जबकि म्योंगहो मजाक में बोलता है कि जिन युआन उसका दोस्त है। जिन युआन इस सो कॉल्ड फेक फ्रेंडशिप पर हंस देता है। ऊपर ऊपर से तो ये बचपन के दोस्त लगते हैं, लेकिन असल में म्योंगहो ने हमेशा इस झूठी दोस्ती का फायदा उठाया है ताकि वह उसे ब्लैकमेल करे और उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उससे पैसा निकलवा सके। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वह सोचता है कि नई जनरेशन ने भी दोस्ती को किस तरह का रंग दे दिया है, जिन युआन के असली ख्यालों से अनजान। म्योंगहो एक्साइटेडली उसे गैम्बलिंग का बोलता है, क्योंकि उन्हें साथ में खेले हुए काफी समय हो गया है। असल में म्योंगहो को उससे ढेर सारा पैसा लूटने की जल्दी है, यह यकीन करके कि उसके अलावा कोई और इतना बेवकूफ नहीं होगा जो उसके जाल में फंसे। नकली दोस्ती दिखाते हुए म्योंगहो इंसिस्ट करता है कि वह उसके वापस आने की खुशी में उसे ट्रीट देगा। लेकिन जब वह तुरंत कोई जवाब नहीं देता तो म्योंगहो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह कुछ बोल क्यों नहीं रहा। जिन युआन शांति से बोलता है कि वह अभी सोच रहा है। जब उसका घटिया दोस्त उस पर दबाव डालकर पूछता है कि वह क्या सोच रहा है, तो जिन युआन जवाब देने के बजाय एक पल के लिए चुप हो जाता है। वह यह सोच रहा होता है कि उसे म्योंगहो को खत्म कर देना चाहिए या नहीं। उसके लिए म्योंगहो बेकार कचरा है जिसको अपने आसपास रखने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। यहाँ पर सिर्फ युग ब्रदर्स ही काम के हैं, जो भले ही गुंडे की तरह जीते हैं, लेकिन असल में उनके पास बहुत सी स्किल्स हैं जो उसके काम आ सकती हैं। उनकी स्किल्स म्योंगहो जैसे किसी बेकार इंसान के पास वेस्ट ही हो रही हैं। इस फैसले के बारे में दिमाग में खिचड़ी पकाते हुए जिन युआन खड़ा होता है और शांति से म्योंगहो को बोलता है कि वॉल्ट की चाबी दे दे। म्योंगहो आंखें झपकाता है और शॉक्ड होकर उसे देखता है। पूछता है कि जिन युआन को अचानक से पैसों की क्यों जरूरत पड़ गई। जिन युआन शांत जवाब देता है। वह उसे यकीन दिलाता है कि वह सिर्फ एक बार ही कैश निकालेगा। लेकिन फिर जिन युआन कहता है म्योंगहो ने उसके जो हजारों येन इस गैम्बलिंग में जबरदस्ती इन्वेस्ट करवाए, उसका इंटरेस्ट भी चाहिए, प्लस मेडिकल कॉम्पेंसेशन भी जब म्योंगहो ने उसे पिटवाया था। टोटल मिलाकर लगभग 100,000 येन बनता है और कहता है कि इतना काफी है। म्योंगहो जोर से हंस पड़ता है। वह उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या उसने कभी मैथ का एम भी सीखा है। बड़ी अकड़ के साथ वह कहता है कि वॉल्ट में सिर्फ वह पैसा नहीं है जो जिन युआन मांग रहा है, उसमें सोना, चांदी और एक्सपेंसिव ज्वेलरी भी भरी पड़ी है। फिर भी वह कहता है कि क्या जिन युआन को सचमुच ऐसा लगता है कि उसे यहाँ से कुछ मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर वह बहुत चाहता है तो कुछ पैसा उधार ले सकता है, लेकिन वॉल्ट की चाबी देना तो बहुत दूर की बात है। म्योंगहो का गुस्सा और भी बढ़ता है जब उसे याद आता है कि पहले कैसे जिन युआन बीमार होने की शिकायत करता था और अब यहाँ बिल्कुल ठीक खड़ा है और वॉल्ट की चाबी मांग रहा है। जिन युआन की बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए वह कोल्डली कहता है कि उसे जिन युआन की अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी और उसे याद दिलाता है कि वह किससे बात कर रहा है। जब जिन युआन इस बार भी जवाब नहीं देता, म्योंगहो उसके बिल्कुल पास आता है। उनका चेहरा लगभग आपस में टकराने वाला होता है और पूछता है कि क्या वह उसके हाथों मरना चाहता है। फिर भी जिन युआन कोई जवाब नहीं देता। आखिर में बातों से थककर म्योंगहो अपने चमचों को कहता है कि जिन युआन का पीट पीट कर बुरा हाल कर दो। एक युग ब्रदर उसे पीछे से पकड़कर उसका सिर टेबल पर मारने ही वाला होता है, लेकिन जिन युआन का चेहरा गुस्से से भर जाता है। उसे रियलाइज होता है कि अभी तक वह बहुत नरमी दिखा रहा था। अगले ही पल वह एक युग ब्रदर को उठाकर सीधा दीवार में पटक देता है। दूसरा भाई आगे बढ़ता है, लेकिन जिन युआन साइड में हट जाता है और टेबल का सहारा लेते हुए एक ही जोरदार झटके में उसका पांव तोड़ देता है। वह भाई तुरंत गिर जाता है। जिन युआन मुड़ के देखता है। वह यह देखकर शॉक्ड हो जाता है कि युग ब्रदर्स अपनी हड्डियां तुड़वाने के बावजूद उठ खड़े हुए हैं। उनकी आंखों में बिल्कुल भी खौफ नहीं होता। यह देखकर जिन युआन को एक्चुअली एक्साइटमेंट होती है। अब वह उन्हें सबका सिखाने के लिए फुल ऑन तैयार हो जाता है। दोनों भाई एक साथ उस पर अटैक करते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में जिन युआन उनकी नजरों से गायब हो जाता है। आंख झपकने से पहले वह उनके पीछे होता है, तेजी से मूव करते हुए।
वह दोनों के सिर पकड़ लेता है और दोनों का सिर एक दूसरे के साथ पटक देता है। वह उनकी ठंडी आवाज में याद दिलाता है कि वह दोबारा वार्निंग नहीं देगा। अब जब जिन्युन इन दोनों भाइयों से निपट लेता है तो बस एक डरपोक म्योंगहो बचता है, जो पूरे समय उनके पीछे ही छुप रहा था। जिन्युन अपने पुराने दोस्त की तरफ एक ईविल स्माइल के साथ मुड़ता है। म्योंगहो अपना डर छुपाने की कोशिश करते हुए फ्रेंडली टोन में जिन्युन से बात करता है। कहता है कि उसे अपने दोस्तों को मार्शल आर्ट्स सीखने के बारे में बताना चाहिए और साथ ही उसने एक हाथ अपने पीछे छुपा रखा होता है। जिन्युन उसे शक की नजर से देखता है, उसकी इस हरकत पर सवाल उठाता है, लेकिन अपने शांत अंदाज में ही जवाब देता है। जब जिन्युन उसकी तरफ कदम बढ़ाता है तो म्योंगहो का डर और बढ़ जाता है और वह चाकू दिखाकर चेतावनी देता है कि पास मत आना। वह अंदर अंदर अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि डरने की कोई बात नहीं, आखिर यह तो बस जिन्युन ही है। हिम्मत जुटाकर म्योंगहो आगे बढ़ता है, सोचता है कि एक ही वार में जिन्युन को खत्म कर देगा। वह टेबल के पीछे से स्माइल करता है, सोचता है कि यह टेबल उसे बचा लेगा, लेकिन जिन्युन टेबल को एक ही वार में अलग कर देता है और अगले ही पल उसका एक मुक्का टेबल को टुकड़े टुकड़े कर देता है। म्योंगहो अपने होश खो देता है, जिसका सिर अब जिन्युन के हाथों में है। जिन्युन स्माइल करता है और शांति से कहता है कि इस बार उसका वार जीत गया। अगला पल जब जिन्युन उसे बिजली का झटका देता है तो म्योंगहो दर्द से चिल्ला उठता है। बाहर एक गार्ड बोलता है कि आज यहाँ कोई तो मरने वाला है। इस बिजली के झटके के बाद म्योंगहो जमीन पर गिर पड़ता है, पसीने में नहाया हुआ। जिन्युन बिना कोई परवाह किए उसे अपने आप को संभालने का कहता है। म्योंगहो मुश्किल से अपना सिर उठाता है, उसकी आंखों में अपनी बेइज्जती का गुस्सा भरा होता है। वह सोचता है कि जिन्युन ने अपने रिकवरी के दौरान ऐसा क्या किया होगा। उसके दिल में एक और ख्याल आता है कि क्या जिन्युन ने इस वक्त तक सिर्फ बदला लेने के लिए ट्रेनिंग की है। वह अपना बचाव करने की कोशिश करता है, सोचता है कि उसने जिन्युन के साथ इतना बुरा भी नहीं किया था, लेकिन अपने पुराने बर्ताव को याद करके उसे लगता है कि यही सही बदला है। जबरदस्ती एक नर्वस स्माइल के साथ म्योंगहो जिन्युन से कहता है कि उसे वॉल्ट की चाबी के अलावा जो भी मांगना है मांग ले। ये सुन के जिन्युन रुक जाता है, वह यही बात तो सुनना चाहता था। म्योंगहो जल्दी से उसे याद दिलाता है कि बुरा बर्ताव अपनी जगह, लेकिन वे बचपन के दोस्त हैं, और जिन्युन ना चाहते हुए भी इस बात से अग्री करता है। यह सुन के म्योंगहो का चेहरा चमक उठता है और वह तुरंत जिन्युन को गले लगा लेता है, जो कि इस समय काफी गुस्से में है, और उसे भरोसा दिलाता है कि अब से वह कोई मारपीट या तंग नहीं करेगा। जिन्युन इस पर भरोसा नहीं करता, वह उसे धक्का देकर अलग करता है और गुस्से में कहता है कि उसकी मीठी बातों से उसे उल्टी आ रही है। अपने गुस्से के बावजूद म्योंगहो बोलता जाता है, जिद करता है कि वे सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भाई हैं और अब से वह उसका बड़ा भाई है। वह तुरंत अपने चमचों की तरफ मुड़ता है और उन्हें अपने बड़े भाई को हेलो बोलने का हुक्म देता है। दोनों थोड़े शॉक्ड होते हैं, लेकिन बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन अंदर से म्योंगहो मन ही मन हंसता है, सोचता है कि कैसे जिन्युन कभी उसका नौकर बन के जीता था और उसके पीछे कुत्ते की तरह चलता था, और सोचता है कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा तो वह अपने गार्ड्स के साथ भाग जाएगा। उसे यकीन था कि बाद में वह किसी भी मसले को आसानी से संभाल लेगा। दूसरी तरफ जिन्युन सीधा युग ब्रदर्स से बात करता है और उन्हें बताता है कि जब वह किसी को भाई बोलता है तो वह रिश्ता जिंदगी भर निभाता है। यग ब्रदर्स म्योंगहो से इजाजत लेने के लिए उसकी तरफ देखते हैं और म्योंगहो उन्हें जिन्युन को सर्व करने की कसम खाने को कहता है, और यह भी कि वे अब से स्वॉन ब्रदर्स हैं। दोनों भाई तुरंत जिन्युन को अपना बड़ा भाई मानकर वफादारी का वादा करते हैं। म्योंगहो को इस बात से थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन अगले ही पल उसका खून ठंडा पड़ जाता है जब जिन्युन सख्ती से युग ब्रदर्स को बाहर जाने का ऑर्डर देता है, यह कहकर कि अब वह और म्योंगहो पर्सनली डिसाइड करेंगे कि उनमें से असली बड़ा भाई कौन है। म्योंगहो के लाख मना करने के बावजूद दोनों भाई रूम से निकल जाते हैं, इधर पूरी तरह डरे हुए। म्योंगहो को बिल्कुल नहीं पता कि जिन्युन का असली मकसद क्या है। हमारा पावरफुल जिन्युन शांति से उसे याद दिलाता है कि वही था जिसने युग ब्रदर्स पर इतना पैसा लगाकर उन्हें इतना काबिल बनाया था, और यह सब करके उनकी एबिलिटी सिर्फ वेस्ट ही हो रही है। इसलिए जिन्युन अब से उनकी जिम्मेदारी खुद लेगा, यह जानकर कि ब्रदर्स की कीमत पैसों से ज्यादा है। म्योंगहो गुस्से से डिसएग्री करता है। जिन्युन को कहता है कि उसने न सिर्फ उसे पीटा है बल्कि उसके लॉयल बंदों को भी छीनने की कोशिश की। वह गुस्से में कहता है कि वह उसे सीधा मार क्यों नहीं देता। जितनी रूडनेस से उसने ये सब बोला होता है, जिन्युन उसकी इच्छा पूरी करने का सोचता है। अगले ही पल में म्योंगहो के मुंह पर जोरदार लात मारकर वह एटीट्यूड से कहता है कि वह उसके बड़े काम आ रहा है, उसे पंचिंग बैग की तरह धोता है। अब म्योंगहो को फाइनली समझ आता है कि जिन्युन को उसे मारने में कोई मसला नहीं है। आखिर में म्योंगहो बदबदाता है कि वह उसे जो चाहिए दे देगा, लेकिन जिन्युन आराम से उसे कहता है कि यह बात थोड़ा ऊंचा बोले। हारा हुआ म्योंगहो आखिर में की देने को तैयार हो जाता है। जिन्युन स्माइल करता है और म्योंगहो से कहता है कि उसे ऐसा शो करना चाहिए जैसे वह अपनी जान की भीख मांग रहा है। म्योंगहो में अब भी इतना एटीट्यूड होता है कि वह जिन्युन की बात का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या उसका इतना रिस्पेक्टफुल होना काफी नहीं है। वह जल्द ही पछताता है जब जिन्युन उसे दीवार में दे मारता है और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वह पागल हो गया है। जैसे ही युग ब्रदर्स म्योंगहो को देखते हैं, वे तुरंत उससे पूछते हैं कि क्या वह हार गया है। म्योंगहो के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वह मान जाता है कि वह हार गया है और अब से युग ब्रदर्स जिन्युन की सेवा करेंगे।
यह सब देखकर म्योंगहो की शक्ल बिल्कुल रोने वाली हो जाती है। थोड़ी देर के लिए वह एक अक्लमंद इंसान की तरह सोचता है और ब्रदर्स को जाने देता है ताकि वे युनहुआ मर्चेंट ग्रुप के साथ बेहतर जिंदगी जी सकें। लेकिन जब दोनों ब्रदर्स एक दूसरे को देखते हैं और जिन युआन की सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो म्योंगहो का गुस्सा उनकी बेवफाई देखकर भड़क उठता है। सब कुछ तय हो जाने के बाद म्योंगहो गुस्से में बाहर निकल जाता है। गुस्से में शिकायत करता है कि वह कभी भी काले बालों वाले लोगों पर भरोसा नहीं करेगा। जैसे ही बाहर लोग नोटिस करते हैं कि युग ब्रदर्स अब उसके साथ नहीं हैं तो वे सब उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उसकी सिक्योरिटी तो चली गई है। दुश्मनों के चेहरे देखकर म्योंगहो का गुस्सा भड़क उठता है क्योंकि वह अभी भी जहरीली फॉक्सी है और वह जोर से चिल्लाकर उन्हें यह याद दिलाता है उसमें अभी इतनी एनर्जी बाकी है कि वह उन्हें चैलेंज करता है कि वे उसे आकर पीटें। लोग उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। सारे हथियार हाथ में पकड़े हुए वे उसे पीटने के लिए रेडी होते हैं। अपनी बुरी किस्मत को कोसते हुए म्योंगहो अब उन लोगों से पिटने के लिए तैयार खड़ा होता है जो उसकी तरफ जंगली जानवरों की तरह झपटने वाले होते हैं। इससे पहले कि कोई उस तक पहुंच पाता जिन युआन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिन युआन उन लोगों को ताना मारता है कि जब म्योंगहो स्ट्रांग था तब किसी में उसके पास आने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब जब वह वीक है तो अब सारे उसे मारने के लिए रेडी हैं। वह उन्हें ऑर्डर देता है कि म्योंगहो से तभी फाइट करें जब वह दोबारा लड़ने के काबिल हो जाए। फिर वह युग ब्रदर्स को वहां से हर कीमती चीज कलेक्ट करने का ऑर्डर देता है। जब वे उसके ऑर्डर्स को फॉलो करने लगते हैं म्योंगहो हर बंदे और हर एक चीज को गालियां देने लग जाता है और जिन युआन को भी नहीं छोड़ता। जब वे उसके घर के सामने पहुंचते हैं युग ब्रदर्स जिन युआन को अपने पुराने मास्टर को बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। यह सुनकर वह एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। उन दोनों को देखकर उसे याद आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने म्योंगहो को गुलाम के रूप में बेच दिया था और कुछ कहते हैं कि वे डर के मारे उसके पीछे चले गए। लेकिन म्योंगहो के लिए उनकी फिक्र देखकर जिन युआन अपने आप में हल्का सा स्माइल करता है, यह समझकर कि असली ह्यूमन नेचर को समझना इतना आसान नहीं जितना दिखता है। इस सब के दौरान एक पिलर के पीछे से कोई चुपके से उन्हें देख रहा होता है, ये कंफर्म करने के लिए कि जिन युआन वहां सचमुच है। अब प्रेजेंट में चीजें वापस अपनी जगह पर आ रही होती हैं, लेकिन जायोन इस सबसे खुश नहीं है। वह भड़बड़ाता है कि जब से उसका बड़ा भाई वापस आया है उसका एक दिन भी शांति से नहीं गुजरा। उसे वह दिन याद आता है जब जिन युआन अचानक गैम्बलिंग हाउस से युग ब्रदर्स के साथ बहुत से पैसे और कीमती ज्वेलरी लेकर आया था। सब लोग यह देखकर शॉक्ड रह गए थे। यह सोचकर उसका गुस्सा और भड़क जाता है। अगले ही पल वह एक कार्ट को अंदर आते देखता है जिसमें नए सप्लाईज आते हैं। हेचवायोंग उन्हें ध्यान से चेक करता है और अपने सर्वेंट्स को बोलता है कि सब कुछ ध्यान से ले जाएं और कार्ट को वहीं छोड़ जाएं, ये बताते हुए कि ये चीजें काफी कीमती हैं। ये देखकर जायोन को कार्ट में पड़े सप्लाईज के बारे में क्यूरियोसिटी होने लगती है। जब वह कार्ट में 100 साला ट्यूबर फ्लीस फ्लावर को देखता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये फ्लावर इतना रेयर है कि लोग पूरे पूरे दिन सिर्फ एक फ्लावर के लिए लाइन में लगे रहते हैं। वह सोचता है कि यह उसके ऑर्डर पर ही आया होगा। उसी वक्त उनके फादर भी बाहर निकल आते हैं। हवायोंग जल्दी से उसके पास जाता है, उसे याद दिलाता है कि उनकी ऐसी कंडीशन में बाहर निकलना ठीक नहीं है। लेकिन जायोन को यह जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि उसके बाप ने इतना सारा एलिक्सर किसके लिए मंगवाया था। उसे याद आता है कि जिन युआन को सिर्फ एक एलिक्सर की जरूरत थी, तो वह उम्मीद करता है कि शायद उसे भी एक मिल जाए। लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह सारा एलिक्सर जिन युआन के लिए है तो उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उनका बाप समझाता है कि यू यंग क्लैन के साथ जो हुआ उसके बाद वे एक एलिक्सर पर भरोसा नहीं कर सकते। वैसे भी ये इतनी बड़ी बात नहीं है, उन्होंने पहले ही यू यंग क्लैन और लिटिल डेटी सेक्ट पर बहुत सा पैसा वेस्ट किया है। तो सोच समझकर वह अपने लोकल ब्रांच ऑफिसेज के हेड्स और एलिक्सर इंडस्ट्री के कुछ बड़े लोगों को लेटर्स भेजता है और उनसे हाई क्वालिटी एलिक्सर सप्लाईज के लिए रिक्वेस्ट करता है। वे हेल्प करने के लिए मान जाते हैं क्योंकि उनके बिजनेसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक के लॉस से दूसरे को भी नुकसान होता है। इसके साथ हान जिन युआन के फैसले को सपोर्ट करता है और उस पर भरोसा करता है कि वह एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट बनेगा। सायोंग मन उसके सपोर्ट से खुश होता है। फिर अपने छोटे बेटे के उदास चेहरे को देखने के बावजूद वह कहता है कि उसे अपनी जिंदगी भर की कमाई को खर्च करने का सही तरीका मिल गया है। जायोन यह सब सुनकर गुस्से से भर जाता है। वह अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसे भी एक एलिक्सर दिया जाए। उसका बाप उसे एक पल के लिए देखता है और फिर पूछता है कि क्या उसे सचमुच इसकी जरूरत है। जायोन को इस बात पर और भी गुस्सा आता है क्योंकि हर तरफ उसके बड़े भाई की तारीफें हो रही हैं। उसे लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। वह समझ नहीं पाता कि जिन युआन को इतनी अटेंशन क्यों मिल रही है। उसके इस सवाल का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि जिन युआन के एक्शन से मिलता है। वह बिजली की स्पीड से उसके पास से गुजरता है। जिन युआन अपनी पीठ पर पत्थर बांधकर उसके पास से गुजरता है तो उसकी फास्ट स्पीड की वजह से जायोन नीचे गिर जाता है। वह अपने भाई के हार्ड वर्क को देखता है। उसका चेहरा पसीने में भीगा होता है। जायोन यह सोचता है कि उसका बड़ा भाई, जिसकी बॉडी पहले से ही मजबूत है और जो पहले से ही इतना कॉन्फिडेंट है, अपने आप को बेटर करने के लिए कितनी एफर्ट कर रहा है। वह जमीन पर लेटकर एक लंबी सांस भरता है, अपनी तलवार की तरफ सोच में डूबकर देखता है। थोड़ी देर बाद वह अपने भाई की इतनी हार्ड ट्रेनिंग से इंस्पायर होकर जायोन एक ट्रेनिंग डमी पर अपनी सोर्ड आर्ट की प्रैक्टिस शुरू करता है। उसे याद आता है कि जिन युआन ने यू यंग हू के खिलाफ ऑफिशियल फाइट में कौन सा मूव इस्तेमाल किया था।
कुछ देर ट्रेनिंग करने के बाद वह थककर गिव अप कर देता है। वह यह सोच सोचकर परेशान होता है कि आखिर जिन युआन ने वहां कौन सी स्किल इस्तेमाल की थी और मन ही मन उसे गाली देता है। अभी वह यह सोच ही रहा होता है कि जिन युआन अचानक उसके सामने आ जाता है और अपने बेचारे छोटे भाई को डरा देता है। घबराते हुए जायोन उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। जिन युआन बताता है कि उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। जिन युआन ये देख चुका होता है कि उसका भाई क्या कर रहा था। वह अपनी तलवार उसे देता है और कहता है कि यू यंग हू के खिलाफ उसका किया गया मूव दोबारा देखे, साथ ही उसके भाई के स्किल्स की तारीफ भी करता है। शर्मिंदा होकर जायोन को एहसास होता है कि उसका भाई उसकी ट्रेनिंग देख रहा था। तलवार लेते हुए जायोन उठ खड़ा होता है और पूरे जोश के साथ डमी पर अटैक करता है। उसे अपने मूव पर घमंड होता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस तुरंत टूट जाता है जब जिन युआन उसके मूव को बेकार कहता है। जायोन अब अपने भाई की तीखी जुबान से चिढ़कर उस पर ही झपट पड़ता है, लेकिन अगले ही पल जिन युआन का पंच उसकी तरफ आता है। वह उसे लगने ही वाला होता है कि जायोन आखिरी सेकंड में अपनी तलवार से उसे रोक देता है। फिर जिन युआन बताता है कि उसने कैसे यू यंग हू को तकरीबन बेहोश कर दिया था। फासला कम करके उसने यू यंग हू को बिल्कुल बेबस कर दिया, जिससे वह सिर्फ खुद को डिफेंड ही कर पाया। वह यह सब अपने छोटे भाई को पीटते हुए कह रहा होता है। जायोन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह लड़ने की बजाय बैठकर बात करते हैं, लेकिन जिन युआन, जो अपने भाई को ट्रेन करने के फुल मूड में है, उसकी एक भी नहीं सुनता। कोई चारा न देखकर जायोन फिर से अपनी तलवार पकड़ता है और उसके साथ ट्रेनिंग करने का फैसला करता है। जब वह अटैक के लिए आगे बढ़ता है तो जिन युआन गोस्ट की तरह वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर जायोन शॉक्ड रह जाता है और एक पल बाद जिन युआन उसके पीछे से अचानक वार करता है, ये कहते हुए कि नॉर्मल लोग अपनी असली पावर तभी दिखाते हैं जब वे डरे हुए होते हैं। यह कहते हुए वह अपने हाथ को पंच मारने के लिए रेडी करता है, लेकिन जायोन को छूने से पहले ही रुक जाता है। डर के मारे जायोन वापस जमीन पर गिर जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी जान चली जाएगी। जिन युआन उसे समझाता है कि तलवारबाजी में स्लैश में वार करना सीधा तलवार घुसाने से ज्यादा बेटर होता है। वह कहता है कि यू यंग हू ने उसे एक वन हिट किल टेक्निक से मारने की कोशिश की थी, 3 फॉर्म सोर्ड स्टाइल ट्राई करके। इस टेक्निक में बहुत सावधान रहना चाहिए, इसलिए जिन युआन ने अपनी स्पीड को बहुत ध्यान से मेजर किया ताकि उस पर वार कर सके, वरना उस दिन वह खत्म हो जाता। अपने भाई से लड़ते हुए जिन युआन को यू यंग हू के साथ अपनी फाइट याद आती है। अगर जिन युआन के पास उसकी पास्ट लाइफ की पूरी पावर होती तो यू यंग हू जैसा बंदा उसकी तलवार निकालने से पहले ही खत्म हो जाता, लेकिन अभी उसके पास अपनी पुरानी बॉडी की आधी पावर भी नहीं है। उस समय वह फिस्ट किंग हुआ करता था, इस वजह से वह यू यंग हू के खिलाफ जीत का जश्न भी नहीं मना सका। उसकी सोच उन असैसिन्स की तरफ चली जाती है जिन्होंने उसे पास्ट लाइफ में मारा था, और उसे यह एहसास होता है कि वे उससे भी ज्यादा पावरफुल हैं। यह बात उसके जोश को और बढ़ाती है कि वह अपनी पिछली जिंदगी वाली पावर से आगे निकल जाएगा। उसकी सोच एक नौकरानी की आवाज से टूट जाती है, जो उसे बताती है कि एक गेस्ट आया है। उस गेस्ट के पास जाने से पहले जिन युआन अपने छोटे भाई के माथे पर एक आखिरी दफा मारता है। कहीं और एक ग्रुप में लोग जिन युआन के बारे में फैली अफवाहों के बारे में बातें कर रहे होते हैं, कहते हुए कि उस जैसा घटिया इंसान भी मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है। ग्यू उंग, जो इस कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, वह कहता है कि कल रात उसने जिन युआन को नशे में गैम्बलिंग हाउस जाते देखा था। वहां उसने जिन युआन को युग ब्रदर्स के साथ देखा, जो गैम्बलिंग हाउस से कीमती सामान लोड कर रहे थे। उसने तुरंत उसे पहचान लिया, लेकिन जब तक वह वॉशरूम से वापस आया, जिन युआन जा चुका था। जूजा रुआंग और सिमागुक कहते हैं कि वे खुद सच जानने यहाँ आए हैं। जब वे जिन युआन के कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि वह युग ब्रदर्स के साथ अंदर ही है। उसकी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी देखकर वे जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं और नौकरानी से पूछते हैं कि क्या ये सचमुच जिन युआन है या किसी मर्चेंट ग्रुप ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। नौकरानी कंफर्म करती है कि यह सचमुच उनका छोटा मालिक जिन युआन ही है। वे लोग ये सुनकर अपने होश खो बैठते हैं। जिन युआन, जिसको उन्होंने अभी देखा, और वह निकम्मा प्लेबॉय जो 4 हेवनली किंग्स का हिस्सा था, ये लोग अपने दिमाग को इन दोनों में फर्क समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी समय जिन युआन दरवाजा खोलता है और डर के मारे उन लोगों की जान ही निकल जाती है। वह शांति से नौकरानी को ऑर्डर देता है कि युग ब्रदर्स को खाना खिलाए और खास तौर पर बोलता है कि उन्हें ढेर सारा खाना दे क्योंकि वे बहुत खाते हैं। जब युग ब्रदर्स चले जाते हैं तो वह अपने पुराने क्रू की तरफ ध्यान देता है जिनकी क्लियरली फटी पड़ी थी। वह पूछता है कि वे यहाँ क्यों आए हैं। डर के मारे वे कुछ भी बोल नहीं पाते, वे बस अपनी सेफ्टी के लिए दुआ करते हैं। सीमा गुक, जूजा रुआंग, गू उंग और हमारा बंदा जिन युआन ने मिलकर एक ग्रुप बनाया होता है जिसे 4 हेवनली किंग्स कहते हैं, जिनका मेन मकसद है औरतों और शराब में डूबना। अब ये 4 पुराने फ्रेंड्स एक साथ बैठकर आखिरकार शांति से खाना खा रहे होते हैं। उन्हें देखते हुए जिन युआन को म्यूंगो याद आता है। उसने भी यही कहा था कि वह उसका फ्रेंड है, लेकिन ये बुद्धू अलग हैं। ये ज्यादातर शरारतों के पार्टनर्स हैं। इनकी दुनिया ऑलमोस्ट पूरी तरह औरतों और शराब के इर्द गिर्द घूमती है। जुरियम खामोशी तोड़ता है और जिन युआन से उसकी हालत पूछता है, जबकि गू उंग उसके मसल्स चेक करने में बिजी होता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि जिन युआन सचमुच ट्रेनिंग कर रहा है। सीमा चुपके से उसके स्टाइल और फिजिक को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वह सोचता है कि यह बदलाव सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं आ सकता। जिन युआन सचमुच एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया है।
फिर वे लोग उससे पूछते हैं कि उसने ये मार्शल आर्ट्स का नॉलेज कहाँ से लिया, क्योंकि ऐसी स्किल्स खुद से सीखना इम्पॉसिबल है। जिन युएन उन्हें टालने के लिए कहता है कि बस उसकी किस्मत अच्छी थी। सीमागुक कहता है कि ये बिल्कुल लेजेंड जांग हू वाली कहानी जैसा लगता है जिसके बारे में उन्होंने सुना था। जुरियोंग बोलता है कि उसने तो पहली बार में जिन युएन को पहचाना ही नहीं था। अचानक से जिन युएन कहता है कि उनका दोस्त जिन युएन मर चुका है, जिससे सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर भी कुछ उम्मीद के साथ जुरियोंग पूछता है कि अब उन्हें आगे क्या करना है। जिन युएन बात घुमाकर कहता है कि उसने एक कर्ज चुकाना है और इसके लिए वह यूनहुआ मर्चेंट ग्रुप को तैयार कर रहा है। अब उसका मकसद बेकार में इधर उधर भटकना नहीं, बल्कि और ज्यादा स्ट्रांग बनना है। जिऊ उंग और जुरियोंग शॉक्ड होकर आपस में चुपके से इस अचानक बदलाव के बारे में बात करते हैं, लेकिन सीमा का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। उसे वह वक्त याद आता है जब जिन युएन ने बहाने से छुट्टी ली थी, लेकिन वह जानता था कि यह असल में यहाँ से निकाला जा रहा था। वह दिल से दुखी था, यह सोचकर कि उसका बाप इतना निराश था कि उसने जिन युएन को पैलेस से दूर भेज दिया। सीमा ने उस वक्त उसका हौसला बढ़ाया था, उसे तसल्ली दी थी और समय का सही फायदा उठाकर उसे खुद को बदलने के लिए मोटिवेट किया था। उस वक्त जिन युएन ने हंस के जवाब दिया था और सीमा के अलविदा बोलने से पहले खुद को बदलने का वादा किया था। वह समय याद करके सीमा दिल से अपने दोस्त को बेहतर इंसान बनने के लिए बधाई देता है। एक पल के लिए सब चुप हो जाते हैं, फिर सीमा से सहमत होते हैं और याद करते हैं जब जिन युएन चला गया था और उसके दोस्त गलत कामों में बिजी होने की वजह से उससे मिलने तक नहीं आए थे। उन्हें ऐसे लड़ते देख जिन युएन धीरे से स्माइल करता है। उसे एहसास होता है कि ये केयरलेस बुद्धू ही उसके असली दोस्त हैं। अपने दोस्तों के लिए शराब डालते हुए वह उनसे पूछता है कि अब जबकि वह बदल चुका है तो उनके चेंज होने के क्या प्लान्स हैं। इस पर सब नर्वस होकर बोलते हैं कि वे बदलने वाले नहीं हैं। फिर भी जश्न मनाते हुए वे खुश हैं कि कम से कम जिन युएन इस ग्रुप की बुरी कंपनी से निकलकर दुनिया का सामना करने के लिए बदल चुका है। एक दिन शराब पीने और हंसने के बाद उसके सब दोस्त चले जाते हैं और उसे खुशी से अलविदा कहते हुए याद दिलाते हैं कि अगर उसे कभी जरूरत पड़ी तो वह उन्हें बुला सकता है। वापस जाते हुए वे एक बार फिर जिन युएन के इस बड़े बदलाव के बारे में बात करते हैं और सीमा सजेस्ट करता है कि अब उसे भी घर चले जाना चाहिए। जुरियोंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद उसकी सगाई होने वाली है, लेकिन सीमा बस उससे कहता है कि घर जाओ और पढ़ाई करो। उनकी यह बकबक तब तक चलती रहती है जब तक वे थोड़ा और नशा करने के लिए स्वीट सेंट हाउस में रुकने का फैसला नहीं करते। इसी स्वीट सेंट हाउस में लिटिल डेटी सेक्ट का लीडर योमजी सांग यू यंग हू की मौत की खबर सुनकर गुस्से में भड़क जाता है। यू यंग क्लैन के लोग जिन युएन और उनके कैप्टन के बीच हुए ऑफिशियल फाइट के बारे में सब कुछ बताते हैं। जब सेक्ट लीडर पूछता है कि जिन युएन ने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया तो वे जवाब देते हैं कि पुराना फिस्ट किंग सिर्फ अपने पंचेस से ही लड़ रहा था। यह सुनकर सेक्ट लीडर का गुस्सा और बढ़ जाता है। यू यंग क्लैन के लोग फिर से बदला लेने की जिद करते हैं, लेकिन सेक्ट लीडर उन्हें याद दिलाता है कि एक ऐसी फाइट का बदला नहीं लिया जा सकता जो दोनों प्लेयर्स की मर्जी से खेली गई हो। यू यंग क्लैन का एक मेंबर शोर डालता है और कहता है कि सेक्ट लीडर और यू यंग हू दोस्त थे और उसे इस दोस्ती का सम्मान करना चाहिए। योमजी संग का गुस्सा भड़क उठता है और वह चिल्लाते हुए कहता है कि एक मरे हुए आदमी से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर वह उन्हें ऑर्डर देता है कि लाश को वहां से ले जाओ और अपने बंदों से इस परेशानी के लिए माफी मांगने को कहता है। इसके बाद योमजी संग के सामने एक और मसला खड़ा हो जाता है, क्योंकि यूनहुआ मर्चेंट ग्रुप ने टैक्स देने से मना कर दिया है। यू यंग हू के बिना, जो उनका सबसे शक्तिशाली बंदा था, उन्होंने यूनहुआ ग्रुप पर अपना दबदबा खो दिया है। उसका एक बंदा उसे याद दिलाता है कि टैक्स न देने का मतलब है कि वे अब सेक्ट की अथॉरिटी को नहीं मानते। योमजी सांग इससे सहमत होता है। उसका बंदा फिर पूछता है कि क्या वह उन्हें मारना चाहता है, लेकिन उनका लीडर जवाब देता है कि वे कोई अंडरवर्ल्ड के गुंडे नहीं हैं। वह और जोर देता है, पूछता है कि क्या वे उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। जवाब देने से पहले योमजी सांग की नजर जिन युएन के 3 दोस्तों पर पड़ती है, जो अभी भी अपने दोस्त के बदलाव के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वह उन्हें तुरंत नोटिस करता है और उनके पास से गुजरता है और जानबूझकर यूनहुआ ग्रुप की दौलत का जिक्र करता है, थोड़ी सी ऊंची आवाज में, ताकि वे सुन सकें। वह बोलता है कि जिन युएन के बाप और उसके बेटे जिन युएन के पास कितनी ज्यादा दौलत होगी। साइमा तुरंत इस बात को पकड़ लेता है और उसके जाल में फंस जाता है। इसके बाद सीमा जिन युएन के पास पहुंच जाता है और उसे यह सब बताता है, लेकिन जिन युएन शांति से यह सब सुनता है जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं। सीमा उसे याद दिलाता है कि वे कभी भी अटैक कर सकते हैं और यू यंग हू को खत्म करने के बाद तो उनके पास कोई सिक्योरिटी ही नहीं बची। इसी दौरान जिन युएन लिटिल डेटी सेक्ट के बारे में सोच रहा होता है, जिसके बारे में मॉक ने उसे पहले ही बताया था। थोड़ी देर सोचने के बाद वह सीमा से पूछता है कि सेक्ट के लोग अब कहाँ हैं। सीमा जवाब देता है कि वे अपने बेस पर ही हैं। जिन युएन फिर उसे अंदर ले जाता है और उसे पहनने के लिए एक रोब देता है। उसका लॉयल दोस्त चुपचाप उसकी बात मानता है और पूछता है कि वे लोग एग्जैक्टली कहाँ हैं। जिन युएन जवाब देता है कि वे गार्ड स्क्वाड के वेयरहाउस में हैं। जब सीमा को पता चलता है कि जिन युएन का रियल प्लान सीधा लिटिल डेटी सेक्ट के बेस पर जाना है, तो वह घबरा जाता है। वह जिन युएन को याद दिलाता है कि वे सिर्फ 2 लोग हैं, जबकि वहां पूरा ग्रुप होगा और उनके पास कोई सॉलिड प्लान भी नहीं है। अपना हथियार निकालते हुए जिन युएन अपने दोस्त को क्लियर करता है कि यही प्लान है। फिर
चूरी को हल्के से सीमा के गले पर रखकर वह उसे धमकाते हुए रास्ता दिखाने का ऑर्डर देता है। बेचारा सीमा मजबूरन उसे लिटिल डेटी सेक्ट के बेस तक ले जाता है, जहां दरवाजे पर ढेर सारे गार्ड पहरा दे रहे होते हैं। आखिर में एंट्रेंस पर सीमा उसे याद दिलाता है कि वह लड़ाई में बिल्कुल बेकार है। वह शांति से अपने दोस्त को यहाँ से जाने का कहता है क्योंकि वह अकेला अंदर जाएगा। साइमा इस बात से थोड़ा नाराज होता है और उसे एक बार फिर खतरे के बारे में चेतावनी देता है कि वहाँ 100 गार्ड्स होंगे। लेकिन जिन्युइन दरवाजा धड़ाम से खोलता है और वह ऐलान करता है कि वह वही करेगा जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में किया था। डैन वूसंग के रूप में भी हमारे हीरो का एक सिंपल सा रूल था, कभी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटना। न तब जब वह एक अनाथ था और जांघू की दुनिया में लड़खड़ा रहा था, और ना ही तब जब वह फिस्ट किंग के रूप में हुकूमत कर रहा था। अब भी वह पीछे हटने को तैयार नहीं, खासकर जब बात उसके लड़ाई के जुनून की हो। जैसे ही सब देखते हैं कि दरवाजा खुला, सब उसकी तरफ घूरने लगते हैं, लेकिन जिन्युइन बिना डर के अंदर चल पड़ता है और उनके लीडर को बुलाता है। एक गार्ड इस घुसपैठिए की हिम्मत देखकर गुस्से में उसे पीटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्युइन उससे भी तेजी से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और एक ही झटके में उसे जमीन पर पटक देता है। गार्ड उसे चेतावनी देते हैं कि वह उनके अड्डे में खड़ा है। लड़ाई बढ़ने से पहले सेक्ट लीडर खुद शोर सुनकर वहां आ जाता है और उससे पूछता है कि वह कौन है। जिन्युइन शांति से कहता है कि वह एक असैसिन है। सेक्ट लीडर को यह बात सुनकर मजा आता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी असैसिन को इतनी बेशर्मी से अंदर घुसते नहीं देखा था। फिर उसकी नजर जिन्युइन के जख्मी हाथ पर पड़ती है और उसे यू यंग क्लैन के एक बंदे के साथ हुई बात याद आती है। एक पल में उसे समझ आ जाता है कि उसके सामने कौन खड़ा है। जिन्युइन जवाब देता है कि शायद वह जिन्युइन ही है। इससे सेक्ट लीडर का चेहरा खुशी से खिल उठता है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि जिन्युइन जैसा कोई उसके इलाके में इस तरह घुसते आएगा, लेकिन यह उसके लिए काम आसान कर देता है। वह इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है। बिना किसी झिझक के वह अपने गार्ड्स को उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। इसी दौरान हमारा हीरो याद करता है कि वह पिछली जिंदगी में आखिरी बार कब इतने सारे दुश्मनों से एक साथ लड़ा था। लड़ाई शुरू हो जाती है। उसे पता होता है कि उसकी अब की बॉडी पहले जैसी पावरफुल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वह लड़ाई का मजा नहीं ले सकता। हर वार के साथ वह गार्ड्स को इधर उधर फेंकता है, एक के बाद एक गार्ड को जोर से पटकता है। अपने साथियों को सिर्फ पंचेस से इतनी मार खाते देखकर कुछ गार्ड्स डर के मारे पीछे हट जाते हैं। फिर अचानक वह एक पल के लिए रुक जाता है, जब एक तीर उसके गाल को छेदता हुआ निकल जाता है। एक स्माइल के साथ मुड़ते हुए वह सेक्ट लीडर का मजाक उड़ाता है कि वह अपना फ्लैशी हथियार दिखा रहा है। सेक्ट लीडर मानता है कि यह तलवार सचमुच महंगी है और वह इसे कभी कभी ही यूज करता है, लेकिन इस पावरफुल इंट्रूडर के लिए वह एक्सेप्शन बनाने को तैयार है। फिर सेक्ट लीडर के ऑर्डर पर जिन्युइन के पैरों के पास वाले गार्ड्स उसे जकड़ लेते हैं, जबकि छत पर और 10 लोग अपने लोडेड क्रॉसबोज के साथ उस पर निशाना लगाए खड़े होते हैं और वे लोग अपने बोगन्स के साथ उस पर तीर छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। हमारा बंदा दिल ही दिल में सोचता है कि यह सेक्ट लीडर अपने आदमियों के साथ मिलके भी उसे हरा नहीं सकता, लेकिन अचानक उसे सीमा की आवाज सुनाई देती है, जो उसे ही पुकार रहा होता है, और उसके साथ ही एक चूरी उसकी तरफ उड़ती हुई आती है। जिन्युइन उसे हवा में ही पकड़ लेता है और एक ही मूव में सारे आने वाले तीरों को रोक देता है। उसकी इस रोकने की शक्ति से गार्ड्स की उस पर पकड़ भी ढीली हो जाती है। सेक्ट लीडर यह सब देखकर शॉक्ड रह जाता है। जिन्युइन अपने लॉयल दोस्त को थम्स अप देता है, फिर वापस लड़ाई की तरफ मुड़ता है। वह चूरी को सेक्ट लीडर की तरफ फेंकता है। चूरी उस सेक्ट लीडर की गर्दन के पास से गुजर जाती है। गुस्से भरी आवाज में वह कहता है कि सेक्ट लीडर ही एक ऐसा शख्स है जिसके लिए वह अपने पंचेस की जगह चाकू यूज करने को तैयार है। अब हेल्पलेस होकर सेक्ट लीडर अपने बंदों को उसे मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले ही जिन्युइन उस पर चढ़ जाता है। अपने हाथ तैयार करके वह डरपोक लीडर अपनी लवर को ह्यूमन शील्ड बनाने में देर नहीं करता। एक फास्ट कंट्रोल्ड स्ट्राइक में जिन्युइन उस आदमी को पंच मार देता है और साथ ही साथ उस औरत को सेफ तरफ खींच लेता है। वह उसे जल्दी से भागने को कहता है, फिर अपनी नजर वापस सेक्ट लीडर पर डालता है, जो अब एक कोने में अड़े जानवर की तरह डर रहा होता है। जिन्युइन के हर दुश्मन की तरह यह आदमी भी समझ जाता है कि यह यूनहवा मर्चेंट ग्रुप का वो नालायक वारिस नहीं हो सकता। सिर्फ एक प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट ही ऐसे लड़ सकता है। अपनी जान बचाने के लिए सेक्ट लीडर जिन्युइन को ढेर सारा पैसा ऑफर करता है, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि हमारा जिन्युइन उसे एक जोरदार पंच मार के जमीन पर गिरा देता है। सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ जिन्युइन कहता है कि उसे ऐसे शख्स के पैसे नहीं चाहिए जिसके लिए पैसे की कीमत इंसानी जिंदगी से ज्यादा है। उसे पूरी तरह पीटने के बाद वह उसकी जान ले लेता है। जिन्युइन को उस गंदे आदमी का खून देखकर घिन आती है। ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद जिन्युइन अपने दोस्त और सेक्ट लीडर की लवर के साथ वहां से निकल जाता है। सीमा ऑफर करता है कि वह औरत को सेफ जगह तक छोड़ देगा और जिन्युइन इस बात से अग्री करता है। फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। जब वो साथ चल रहे होते हैं, वह औरत तुरंत ही सीमा को पहचान लेती है। वह यह सुनकर एम्बैरेस्ड हो जाता है जब औरत उसे बताती है कि उसने उसे कई बार स्वीट सेंट हाउस में देखा है। वह दिल से उसे थैंक्स करती है और वादा करती है कि अगली बार जब वह स्वीट सेंट हाउस आएगा तो वह उसे हाई क्वालिटी वाली शराब पिलाएगी। वह इस ऑफर को हल्के से टाल देता है, कहता है कि वह दोबारा उस जगह नहीं जाएगा।
वह औरत उसे इस बदलाव पर धीरे से स्माइल करती है। अपने दोस्त की तरफ देखते हुए वह कहता है कि वह खुद को पूरी तरह बदलने के लिए रेडी है। वह जिन युआन के बदलाव से बहुत इंस्पायर होता है, जबकि जिन युआन खुद ब्रेकफास्ट के बारे में सोचने लगता है। अपने रूम में फ्रेश होने के बाद जिन युआन युग ब्रदर्स के साथ ब्रेकफास्ट के लिए बैठता है। वह उन्हें जी भर के खाने को कहता है। उसकी इस काइंडनेस से खुश होकर वे पूछते हैं कि क्या वे दिन में 7 बार खा सकते हैं। जिन युआन बिना सोचे ही हाँ कह देता है। फिर वे जिन युआन के चेहरे पर लगी चोट देखकर पूछते हैं कि कल रात क्या हुआ था। यह सवाल उसे उस घटना की याद दिला देता है जिसने उसे सचमुच अंदर तक हिला दिया था। ये ऐसी चीज नहीं थी जो उसकी पुरानी जिंदगी में उसे परेशान करती, लेकिन यह सब उसे एहसास दिलाता है कि उसे अपनी रोज की ट्रेनिंग से आगे बढ़ना होगा। उसे अपने आप को और पावरफुल बनाना होगा, डिमोनिक फैक्शन से बदला लेने और युनहुआ मर्चेंट ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसी वक्त उसे न्यूज मिलती है कि एक पार्सल आया है। उसे खोलते ही अंदर एक लेटर मिलता है। उस बॉक्स में गुओंग का लेटर होता है। लेटर में गुओंग मजाक में उसके स्ट्रॉन्ग होने की तारीफ कर रहा होता है, लेकिन यह भी लिखा होता है कि उसने कल रात सिर्फ एक ही ड्रिंक पिया। असल में गुओंग अपने बाप के कहने पर कुछ डिलीवर करने गया था, लेकिन भूल गया, तो अब उसने यह भेजा है। वह जिन युआन को गुड बाय कहते हुए लेटर एंड करता है और उसे याद दिलाता है कि उसे अपने इस बदमाश ग्रुप के लिए और स्ट्रॉन्ग बनना है। जब जिन युआन गिफ्ट बॉक्स खोलता है तो उसे कई 100 साल पुरानी ट्यूबर फ्लीस फ्लावर की रूट्स मिलती है। उसे जब पता चलता है कि ये हर्ब्स 500 साल पुराने हैं तो वह शॉक्ड हो जाता है। इसका मतलब है कि ये हर्ब्स उसकी लाइटनिंग 10 फेज आर्ट को 5th फेज तक ले जा सकती हैं। फिर वह एक और पाउच चेक करता है जिसमें एक बॉक्स होता है। उसके अंदर उसे टाइहो मर्चेंट ग्रुप का एक लेटर मिलता है जो उसके बाप के नाम दोस्ती के गिफ्ट के रूप में भेजा गया है। वह समझ जाता है कि उसके बाप ने जरूर अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके टाइहो मर्चेंट ग्रुप से यह कीमती चीजें मंगवाई होंगी, जो सेंट्रल प्लेन्स के सबसे अमीर ग्रुप्स में से एक है। जब वह बॉक्स खोलता है तो उसकी आंखें एज्यूरेट एसेंस देखकर खुली की खुली रह जाती हैं, जो मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक ट्रेजर से कम नहीं। ये लेजेंडरी नेचुरल वाइनबेरी, मून फ्लावर और 81,000 साला स्नो गिनसिंग की बाद सेकंड नंबर पर है। ये एलिक्सर इतना रेयर है कि मार्शल आर्टिस्ट इसके लिए जान भी दे सकते हैं। जब वह इसकी खुशबू सूंघता है तो उसे यकीन हो जाता है कि यह सचमुच एज्यूरेट एसेंस है, क्योंकि उसने पिछली जिंदगी में इसकी कुछ ड्रॉप्स चख रखी हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसके फादर को यह एसेंस मिला कैसे। फिर बिना किसी झिझक के वह दोनों युग ब्रदर्स को एक एक ट्यूबर फ्लीस फ्लावर रूट फेंकता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि जब तक वह अपनी एनर्जी सर्कुलेट करता है वे उसके रूम के बाहर पहरा दें। वह यह भी कहता है कि जब वह कमरे से बाहर आए तो वे ये रूट्स खा लें। एक युग ब्रदर अपने हाथ में रूट को क्यूरियोसिटी से देखता है। जिन युआन समझाता है कि यह चीज उन्हें और स्ट्रांग बनाएगी, लेकिन चेतावनी देता है कि इसे खो न दें क्योंकि यह बहुत कीमती है। एक ब्रदर यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है, फिर बताता है कि उसके बाप ने ऐसे ही बहुत सारे एलिक्सर्स खरीदे थे सिर्फ जिन युआन के लिए। जिन युआन आह भर के सोचता है कि यह सब पैसे का खेल है। एलिक्सर खाकर जिन युआन अपने कमरे में क्रॉस लेगेड बैठता है, 2 घंटे तक मेडिटेशन करता है और एनर्जी जमा करता है। टेस्ट काफी कड़वा है, लेकिन वह सोचता है कि यह भी तो मार्शल आर्ट्स जैसा है, दर्द भरा लेकिन रिवॉर्डिंग। जल्दी ही उसे अपने कोर में एलिक्सर से आती हुई गर्मी महसूस होती है और वह शांति महसूस करता है कि उसने इस नई बॉडी को ट्रेनिंग के लिए पहले से प्रिपेयर किया था। लेकिन अचानक एक जलने वाला दर्द उसकी बॉडी के हर हिस्से में दौड़ जाता है। वह इस दर्द को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन यह और भी जानलेवा हो जाता है। दांत पीसकर वह डिसाइड करता है कि इसका सामना हर हाल में करना है। अपनी सारी एनर्जी जमा करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कई दर्द भरे सेकंड्स के बाद आखिरकार जब दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है तो वह चैन का सांस लेता है और उसका कोर कूल डाउन होने लगता है। फिर वह अपनी लाइटनिंग आर्ट का इस्तेमाल करता है। उसके चेहरे पर एक प्राउड स्माइल आती है जब उसे पता चलता है कि वह 5th फेज तक पहुंच गया है। अपनी बॉडी को देखते हुए उसे शराब की बदबू आती है, जो उसके पुराने मालिक के शराबीपन का रिजल्ट है। स्माइल करते हुए वह पुराने जिन युआन को अलविदा कहता है। अब एजुराइट एसेंस ट्राई करने का समय है, जो कोई आसान काम नहीं है। ज्यादातर बॉडीज इसके असर के नीचे रेत के ग्लास की तरह बिखर जाती हैं, लेकिन उसे पता है कि उसे इसे सहना ही होगा। अगले ही पल वह एसेंस की स्पिरिट एनर्जी को अपने आसपास महसूस करता है, जैसे वह उसे टेस्ट कर रही हो। पहले तो वह अपनी पावर की लालच को दबाने का सोचता है, लेकिन फिर वह अपना फैसला बदलता है और इस एनर्जी के खिलाफ जोर लगाता है। वह ठान लेता है कि वह इसे पार करेगा और पहले से कई ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। उसे अपने रूम में बंद होकर इस एनर्जी पर 7 काम करते हुए 7 दिन गुजर जाते हैं। उसके नर्डी छोटे भाई को उसकी चिंता होने लगती है। यग ब्रदर्स उसे यह कहकर अंदर जाने से रोक देते हैं कि उनके मास्टर ने स्ट्रिक्टली किसी को भी अंदर आने से मना किया है। छोटे भाई के कुछ बोलने से पहले ही उसके कमरे में एक जोर का धमाका होता है और वह वहां भूत की तरह खड़ा होता है। उसकी आंखों में पर्पल लाइटनिंग चमक रही होती है। यग ब्रदर्स ये सीन देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन हुआयोंग, जो उनमें सबसे स्मार्ट है, तुरंत हवा में आती बदबू से समझ जाता है कि यह इनफेमस एनर्जी डिविएशन है। जब जिन युआन जमीन पर गिरता है तो उसका भाई जल्दी से उसके पास पहुंचता है। यग ब्रदर्स उसे जगाने की बहुत कोशिश करते हैं। हुआयोंग डर और घबराहट में अपने बड़े भाई के पास जाता है।
जो उसी डरावने एक्सप्रेशन के साथ अपना सिर उठाता है। जिन युआन उठता है और अपने भाई को देखता है। उसकी शक्ल से वह एक बदला लेने वाला भूत लगता है। वह आगे चलने लगता है। जब उसका भाई पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है तो वह जवाब देता है कि उसे थोड़ी ठंडक चाहिए और उन्हें चेतावनी देता है कि उसका पीछा न करें। वायोंग को उसके इस बयान पर हैरानी होती है और वह कंफ्यूज्ड रह जाता है। वह एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर पूरी स्पीड से कूद रहा होता है। न सिर्फ अपने घर से बल्कि अपनी गली से भी दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है। एजुराइट एसेंस से मिली हैवी शक्ति की वजह से वह अपने कंट्रोल में नहीं होता। जिन युआन की बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं कि एजुराइट एसेंस की इस शक्ति को सह सके, जो फिस्ट किंग के लिए भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इसलिए वह लोगों से भरे विलेज एरिया से भागता है ताकि अपने आप से उन्हें बचा सके। थोड़ी देर बाद वह एक सुनसान जगह पर रुकता है, लेकिन फिर भी वह शक्ति कंट्रोल में नहीं आती। अपनी पिछली जिंदगी में खाया हुआ वार याद करके वह बस अपनी बॉडी से इस एनर्जी को निकालने की कोशिश करता है। वह एक जोर का धमाका करके एनर्जी रिलीज करता है, जो आसमान में इतना ऊपर जाता है कि मीलों दूर से भी दिखाई देता है। जब वह अपनी इस लाजवाब शक्ति से खुश वहां खड़ा होता है तो बारिश भी बरसने लगती है। वह अपनी व्हाइट लाइटनिंग 10 फेज आर्ट का लेवल चेक करता है। वह स्माइल करता है जब उसे पता चलता है कि वह इस एनर्जी की वजह से 8th लेवल पर पहुंच चुका है। जब वह शहर वापस आता है तो उसके कपड़े उसकी रिलीज की हुई एनर्जी की वजह से फटे हुए होते हैं। लोगों की घूरती हुई नजरों को नोटिस करते हुए वह कुछ नए कपड़े खरीदता है। जब वह दुकानदार से कपड़ों की कीमत पूछता है तो वह पैसे लेने से इनकार कर देता है। वह जो है जिन युआन को पहचान लेता है कि यह वही है जिसने यू यंग क्लैन और लिटिल डेटी सेक्ट जैसे बदमाश ग्रुप्स को हरा दिया और बाकी गुंडों को भगा दिया। वह अपने बच्चों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अब यह लोग भी यहाँ आराम से आ सकते हैं। यह उनकी तरफ से शुक्रिया है। बच्चे उसे एक छाता देते हैं और वह मुस्कुराते हुए उनका थैंक यू एक्सेप्ट करता है। बाहर वह आसपास के लोगों के शांति भरे चेहरों को देखता है और समझता है कि दुकानदार सही था। उसे कभी नहीं पता था कि उसकी फाइट का दूसरों पर इतना असर हुआ, लेकिन दुकानदार के शब्दों को याद करके और लोगों की स्माइल्स को देखकर उसे एक अजीब सी खुशी महसूस होती है जो उसे पसंद आती है। अचानक यह शांति एक जोर की चीख से टूट जाती है। वह आगे देखता है और कुछ लोगों को म्योंग हो का पीछा करते हुए देखता है। उसका पुराना दोस्त तुरंत उसे मुस्कुराते हुए मिलता है। अपने दुश्मन की तरफ देखते हुए वह मजाक में कहता है कि उसकी जिंदगी कितनी बिजी है। इसी दौरान मो यंग क्लैन के पैलेस में एम्परर असेंबली एक मीटिंग रखता है। डाको क्लैन का लीडर डाको मायंग बात शुरू करता है, जो मयंग बिन की तारीफ करता है कि उसने एम्परर असेंबली के सारे लीडर्स को इकट्ठा किया। मयंग बिन इस शुक्रिया को हल्के से टाल देता है और यू यंग क्लैन के लीडर यू यंग सींग के पास जाता है यू यंग हू की मौत के बारे में बात करने, जो हमारे हीरो के हाथों हुई। यू यंग लीडर यह सुनकर काफी एम्बैरेस्ड होता है, खासकर जब मा यंग बिन जिक्र करता है कि यू यंग हू एक प्रो मार्शल आर्टिस्ट था जो अक्सर यूनवा मर्चेंट ग्रुप के साथ उलझ जाता था। अब एम्परर असेंबली का हेड और नामगोंग क्लैन का लीडर उस पर हंस रहे होते हैं। यू यंग हू, जो एक समय पर सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट में से एक था, उसके बारे में वे यह सोचने भी नहीं सकते थे कि वह एक यूनवा मर्चेंट ग्रुप के बंदे से हार गया। यू यंग क्लैन का लीडर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि यू यंग हू को पहले ही क्लैन से निकाल दिया गया था, और साथ ही गुस्से में कहता है कि वह जिन युआन को सबक सिखाएगा ताकि वह उसके क्लैन की शक्ति को माने। इधर जिन युआन और उसके सेल्फिश दोस्त के पीछे खतरनाक गुंडों का ग्रुप पड़ा होता है। वे लोग मांग करते हैं कि जिन युआन म्योंग हो को उनके हवाले कर दे। जिन युआन को डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट के बेनाम किंग्स के बारे में बताते हुए म्योंग हो बताता है कि इन लोगों ने उसकी ऑक्शन बिजनेस के लिए रखी हुई बुक्स चुरा ली थी। फिर वह अपने पुराने दोस्त से उसके हाथों की हालत के बारे में पूछता है। अपने जख्मी हाथ दिखाते हुए म्योंग हो जोक करता है कि वह उनकी आवाज भी सुन सकता है। यह देखकर जिन युआन अंडरवर्ल्ड के गुंडों की तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है कि म्योंग हो के हाथ ठीक होने के बाद उसे वापस कर दें। सब लोग जिन युआन की यह बात सुनकर उसके कॉन्फिडेंस पर हंसने लगते हैं कि वह उन गुंडों से इतनी शांति से बात कर रहा है। लेकिन जब जिन युआन उनकी इस फालतू बात का कोई जवाब नहीं देता तो उन्हें एहसास होता है कि यह कोई आम बंदा नहीं है, उसमें एक हीरो जैसा ऑरा है। फिर भी वे गुस्से में आकर उसे पीटने का फैसला करते हैं। एक गुंडा बाकी सबको रोकता है और आगे आता है। वह जिन युआन से पूछता है कि क्या उसे सचमुच उनकी असली पहचान का पता है। अगले ही पल वह उसे धमकाने वाला होता है, लेकिन उसे अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि जिन युआन का एक जोरदार पंच उसे दूर दीवार में पटक देता है। सब लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं। उनके चेहरों की परवाह न करते हुए जिन युआन शांति से उन्हें कहता है कि यहाँ से भागो क्योंकि उसे कुछ खाना है, वरना भूख की वजह से वह उन्हें मार डालेगा। बेहतर है वे किसी और दिन आए। वह यह भी कहता है कि वह या म्योंग हो बाद में एक दूसरे को फाइट के लिए ढूंढ लेंगे। आखिरकार डरपोक गुंडों का गैंग समझ जाता है और फिलहाल के लिए गुड बाय कहता है। अब म्योंग हो में थोड़ी हिम्मत आती है और वह जिन युआन से कहता है कि उसे खाने के लिए कुछ लेकर दे, स्पेशली नूडल्स। वह यह भी कहता है कि पिछली बार जब जिन युआन ने उसे पीटा था तो वह भूख से मरने वाला था और रिकवरी के लिए खाने की जरूरत पर लंबे लंबे लेक्चर्स देता है। आखिर में जिन युआन उसे चुप होने को कहता है, बोलता है कि वह इतना ड्रामा किए बिना भी मांग सकता है। फिर वे दोनों जिन प्योंग के यहाँ नूडल्स खाने चलते हैं। म्योंग हो इतना सारा खाना खाकर काफी खुश होता है,
लेकिन फिर वह अपने दोस्त के खाने के तरीके में बदलाव नोटिस करता है। जो पहले थोड़ा सा खाता था अब ऐसे खा रहा है जैसे दिनों से भूखा हो। वह उसे थोड़ी देर उसके बदलाव पर लेक्चर देता है और फिर अपने दोस्त के लिए 4 बोल ऑर्डर करता है। फिर बात युग ट्विंस की तरफ मुड़ जाती है। जिनयुन म्योंगहो को बताता है कि वे दोनों ठीक हैं और अक्सर उसके घर पर ट्रेनिंग करते हैं। म्योंगहो उनकी ज्यादा खाने की आदत पर कमेंट करता है। वह कहता है कि जब वे उसके साथ होते थे तो उनके खाने पर बहुत खर्चा होता था। जिनयुन आराम से उसे याद दिलाता है कि वह बहुत अमीर है। उसका पुराना दोस्त कहता है कि जिनयुन ने तो उसके पैसे भी लूट लिए हैं। फिर बात बदल जाती है जब म्योंगहो जिनयुन के मार्शल आर्ट्स नॉलेज के सोर्स में इंटरेस्टेड हो जाता है। जिनयुन इसकी वजह पूछता है। म्योंगहो आराम से जवाब देता है कि वह अंडरवर्ल्ड के गुंडों को हराना चाहता है और मार्शल आर्ट्स उसके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। इस सिलसिले में वह गैंग लीडर के बारे में भी बताता है जिसके पास 100 बंदे हैं। जहां भी वे लड़ते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे भाग भी जाते हैं। इस पर जिनयुन उसे खुद ट्रेनिंग देने की ऑफर करता है। म्योंगहो तुरंत हाँ बोलता है। वह प्रॉमिस करता है कि हर इंस्ट्रक्शन को सीरियसली पूरा करेगा। आखिर ऐसे ही तो वह पॉइजनस फॉक्स नहीं कहलाता। अगले ही पल जिनयुन अपने ग्रीडी एक्स फ्रेंड को शॉक कर देता है जब उसे कहता है कि वह उसके सामने झुके। म्योंगहो को काफी एम्बैरेसमेंट होती है, लेकिन फिर भी वह उसके सामने झुक जाता है। फिर वह उठते हुए कहता है कि अब तो जिनयुन को उसे सचमुच कुछ खास सिखाना पड़ेगा। अगले ही पल जिनयुन अपना छाता खोलता है और दिखाता है कि तलवार के मूव के लिए अपनी रिस्ट को कैसे घुमाना होता है। इससे म्योंगहो गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसने अभी झुककर शिकायत की थी कि वह युनहवा मर्चेंट ग्रुप के गेट पर कूड़ा फेंकने वाला था। लेकिन अगले ही पल वही छाता उसके सिर पर लगता है। साथ ही जिनयुन उसे ऑर्डर देता है कि वह छाता एक हाथ में पकड़े और उसी तरह स्विंग करे जैसा उसने दिखाया। पहले उसे यह बोरोड छाता लाखों बार स्विंग करना होगा, तब जाकर वह उसे वापस ढूंढने आए। म्योंगहो घबरा जाता है, सोचता है कि क्या वह सचमुच इतनी बार यह स्टंट दोहरा सकता है। उसका पॉइजनस फॉक्स वाला टाइटल मजाक में लेते हुए जिनयुन उसे कहता है कि अगर वह यह नहीं कर सकता तो मार्शल आर्ट्स सीखना भूल जाए। म्योंगहो इस वार्निंग के बाद झिझकता है। हमारा हीरो अपने पुराने दोस्त को रियलिटी चेक देने का डिसाइड करता है। वह उसका कॉलर पकड़ता है और याद दिलाता है कि किसी को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह छाता स्विंग करने वाली एक्सरसाइज उसके हाथों को ट्रेन करेगी ताकि वह एक लकड़ी की तलवार से क्रिम्सन रीपर गैंग के 10 बंदों को मार सके। लेकिन अब तक तो वह बस उनके डर से भागता ही रहा है। फिर वह सीरियस होकर कहता है कि उस जैसे डरपोक बंदे को मर ही जाना चाहिए। म्योंगहो डरते हुए जवाब देता है कि वह अभी मरना नहीं चाहता। शांति से जिनयुन उससे पूछता है कि क्या वह पॉइजनस फॉक्स के टाइटल के लायक बनना चाहता है या बस एक डरपोक चूहे की तरह रहना चाहता है। एक पल के लिए उसका पुराना फ्रेंड चुप हो जाता है। फिर आखिरकार वह उससे छाता उधार मांगता है और उसके साथ वहां से चला जाता है। म्योंगहो का बिल पे करके और अपने दोस्त को गुड बाय करने के बाद जिनयुन म्योंगहो के बारे में सोचता है और सोचता है कि क्या वह सचमुच ट्रेनिंग को सीरियसली पूरा करेगा या नहीं। उसकी सोच फिर क्रिम्सन रीपर अलायंस गैंग की तरफ मुड़ती है और वह अपने वादे के मुताबिक उन्हें ढूंढने का फैसला करता है। इसी दौरान पैशन हाउस के बेस पर उनका लीडर गुस्से में आग बबूला है। वह अपने कुछ बंदों की जान ले चुका होता है, जबकि बाकी लोग वहां होने वाले तमाशे से डर रहे होते हैं। वह उन्हें डांटता है और पूछता है कि उन्होंने म्योंगहो को क्यों जाने दिया। सब कुछ जानने के बाद गैंग लीडर सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसे ये बात हजम नहीं होती कि एक मर्चेंट ग्रुप का लड़का उसके अंडरवर्ल्ड के गुंडों के खिलाफ खड़ा है। उसका एक बंदा समझाता है कि जिनयुन कोई ऐसे वैसे मार्शल आर्ट्स का मास्टर नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं कि वह यंगहुआ रीजन का सबसे पावरफुल आदमी है, लेकिन अपने मास्टर के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर वह अपनी बात पूरी नहीं करता। लीडर बाकी सबको ऑर्डर देता है कि वे अपने ग्रुप के साथ म्योंगहो और जिनयुन दोनों को ढूंढें। वह सीरियस होकर कहता है कि वह दोनों को मरा हुआ देखना चाहता है। इधर जिनयुन भी क्रिम्सन रीपर अलायंस और उसके लीडर के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। यग ब्रदर्स में से एक उसे बताता है कि यह गैंग अपने दुश्मनों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए फेमस है। अब तक इन्होंने नोपियोस सेक्ट, हॉर्न सेक्ट जैसे कई बड़े लीडर्स को खत्म किया है। ऐसा करने के बाद वे युक्वान रीजन के छोटे ग्रुप्स को अपने साथ मिलाता है, जिससे उसका गैंग और बड़ा हो जाता है। इस वजह से युक्वान एरिया के सारे बिजनेसेस और एस्टैब्लिशमेंट्स को क्रिम्सन रीपर अलायंस को हमेशा पैसे देने पड़ते हैं, चाहे वह कैसा भी बिजनेस क्यों ना हो। वे म्योंगहो के पीछे इसी पैसे के लिए पड़े हैं। जिनयुन फिर बताता है कि गैंग ने उसके फ्रेंड के ऑक्शन हाउस पर कब्जा कर लिया है। यग ब्रदर्स इससे अग्री करते हैं, कहते हैं कि यह काम सिर्फ गैंग वालों का ही हो सकता है। ये सब जानने के बाद जिनयुन समझ जाता है कि उसे इस गैंग को ढूंढना ही होगा, वरना जब उन्हें उसकी पहचान पता चलेगी तो उसका युनहवा मर्चेंट ग्रुप भी इस झमेले में फंस जाएगा। इसी दौरान युक्वान के शॉपिंग एरिया में पैशन हाउस के अंदर मैडम अपने बंदे को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। अचानक एक जोर की चीख सुनाई देती है। वे तुरंत लड़की के पास भागते हैं।
एक एस्कॉर्ट मैडम को बताता है कि लड़की क्रिम्सन रीपर अलायंस के लीडर के साथ थी, लेकिन फिर वे एक और लड़की के बारे में चिंता करते हैं जो अभी भी लीडर के साथ अंदर है। लड़की की हालत देखकर मैडम अपने बंदे को कहती है कि उसे रूम में रेस्ट करने के लिए ले जाओ, जबकि वह नए गेस्ट को चेक करने जाती है। साथ ही वह अपने बैंडन को ऑर्डर देती है कि क्रिम्सन रीपर के लीडर को डिस्टर्ब न करें। जोंगवा फिर अपने नए गेस्ट के पास जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि हमारा जिन युआन ही है। वह उसकी खुशामद करने की कोशिश करती है, लेकिन जिन युआन सीधा क्रिम्सन रीपर के लीडर के बारे में पूछता है। जोंगवा पूछती है कि क्या उसने कोई अपॉइंटमेंट ली है, मगर वह सीधा पूछता है कि क्या लीडर ऊपर है। जोंगवा झिझकती है, उसकी पहचान के बारे में सोचती है, लेकिन फिर बता देती है कि लीडर ऊपर ही है। जब वह ऊपर जाता है तो वह जोंगवा को चेतावनी देता है कि बाकी सबको वहां से हटा दे, क्योंकि वह लीडर से मिलने जा रहा है। ये देखकर कि एक और लड़की अभी भी अंदर है, वह उसे लीडर की खतरनाक पावर के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन जिन युआन पर कोई असर नहीं होता और वह आगे बढ़ता है। लीडर के ग्रुप के सामने गार्ड उसे चेतावनी देते हैं कि यह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेकिन वह चलता रहता है। जब एक गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है तो जिन युआन उसे ऐसे पीछे फेंकता है जैसे वो कोई चीज ही ना हो। क्रिम्सन रीपर अलायंस के बाकी गार्ड लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पूछते हैं कि क्या यह बंदा जानता भी है कि वे कौन है। वह शांति से एक बार फिर उनके लीडर का पता पूछता है। आसपास के सब लोग क्रिम्सन रीपर अलायंस के ही लग रहे होते हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद में लोग उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं। साफ दिखाई देता है कि वे उसे मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ जिन युआन शांति से कहता है कि उसका भी उन्हें मारने का ही प्लान है। एक बंदा तलवार लेकर उस पर अटैक करता है, लेकिन जिन युआन उसे सिर से पकड़कर दूर फेंक देता है। एक और गुंडा उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन वह उसके अटैक को रोक देता है और उसके अपने हथियार से ही उसकी जान ले लेता है। वह एक कमरे का दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन यह वह कमरा नहीं होता। वह चीख कर बोलता है कि अब क्या उसे लीडर को ढूंढने के लिए हर दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। बिना किसी झिझक के वह इस फ्लोर के हर दरवाजे को तोड़ता चला जाता है, लेकिन लीडर किसी में भी नहीं मिलता। वह डिसाइड करता है कि उसे नेक्स्ट फ्लोर पर ढूंढना होगा। थोड़ी देर बाद 5वें फ्लोर पर लीडर अपने रूम में बैठा होता है जब अचानक दरवाजा टूटकर खुल जाता है। उसका एक बंदा तुरंत बताता है कि यह कोई और नहीं बल्कि वही मर्चेंट ग्रुप का लड़का है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। लीडर भी बाहर के हंगामे को नोटिस करता है और आराम से पूछता है कि क्या जिन युआन अपने दोस्त का कर्ज चुकाने आया है, लेकिन जिन युआन शांति से कहता है कि लीडर काफी ऊंचे फ्लोर पर बैठा है। लीडर पूछता है कि क्या वह उसके बैंडन की वेलकम पार्टी से लड़ते हुए ऊपर चढ़ने से डर रहा है। हमारा हीरो आगे बढ़ता है, शांति से कहता है कि ऐसे स्टंट्स करना तो उसकी स्पेशलिटी है। जब वह लीडर के सामने आता है तो ये बदमाश उसके सामने एक जायंट लगता है। ये सो कॉल्ड जायंट हाइट का फर्क देखकर स्माइल करता है, कहता है कि उसकी स्पेशलिटी लोगों को ऊपर से नीचे देखना है। उसकी घमंडी शक्ल देखकर जिन युआन समझ जाता है कि यह एक टिपिकल अंडरवर्ल्ड का गुंडा है, इतना बुरा कि उसे इसे पीटने का कोई पछतावा नहीं होगा। इस वजह से उसे ऐसे गुंडों से लड़ने में मजा आता है। अगले ही पल वह लीडर के पीछे एक लड़की को देखता है जिसकी बॉडी खून से सनी हुई थी। लीडर उसकी नजर फॉलो करता है और घमंड से कहता है कि उसे अपनी शक्ति पर कंट्रोल नहीं रहा। हमारा बंदा ऐसे घटिया इंसान पर इतना गुस्सा होता है और उसे लगता है कि ये कभी नहीं सुधरेगा। वह लीडर से कहता है कि लड़की को जाने दे, साथ ही दिमाग में सोचता है कि इसे कैसे खत्म करना है। उसकी आंखों में आग देखकर लीडर कहता है कि हर कोई जो उसे खत्म करने आता है उसकी आंखों में यही जोश होता है, लेकिन आखिर में वह उन्हें अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी दौरान बाहर के लोग खतरे से बचने के लिए भाग दौड़ कर रहे होते हैं। एक बंदा चिल्लाता है कि कोई पागल पैशन हाउस को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। ये पागल हमारा बंदा नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त है, जो अपना छाता स्विंग करता हुआ सबको भगा रहा होता है। उसने आखिरकार छाता 4 बार स्विंग किया है, लेकिन वह परेशान है क्योंकि उसने अभी भी 1000 स्विंग्स का टास्क पूरा नहीं किया। वह फिर से गिनती शुरू करता है। अचानक उसे पीछे एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। जब वह पीछे देखता है तो वह सोचता है कि क्या यह उसके दोस्त का काम है। दूसरी तरफ जिन युआन लीडर को इतनी जोर से लात मारता है कि वह दीवार तोड़ता हुआ बिल्डिंग के बाहर निकल जाता है। लीडर जिन युआन को देखता है। जिन युआन खड़े रहने के बजाय उसके पीछे कूदता है और ग्रेसफुली उसके सामने लैंड करता है। पीटने के बावजूद क्रिम्सन रीपर जिन युआन का सामना करने के लिए वापस खड़ा होता है। वह अपने बंदे से एक हथियार लेता है और पूरी पावर के साथ उस पर वार करता है। वह अपना हथियार जिन युआन की तरफ फेंकता है, लेकिन जिन युआन कूदते हुए उसे रोक देता है। वह फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार जिन युआन शांति से चेन पकड़ लेता है, जबकि हिल्ट अभी भी लीडर के हाथ में होता है। इससे क्रिम्सन रीपर को हमारे बंदे की पावर का अंदाजा लगाने का मौका मिलता है, जो उसके बराबर होती है। इसलिए वह हथियार छोड़ देता है और अपनी रिबाउंड फोर्स के साथ जिन युआन को खत्म करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। उसे यकीन था कि जिन युआन इस अटैक को नहीं रोक पाएगा। इस स्टाइल को देखकर हमारा इंटेलिजेंट जिन युआन तुरंत पहचान जाता है कि यह मीटियर हैमर और फिस्ट टेक्निक है। उसकी क्लीन फाइटिंग स्टाइल को देखकर वह यह भी समझ जाता है कि इस बंदे को किसी ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट ने सिखाया होगा, लेकिन लीडर उसे हल्के में लेता है। जिन युआन तो फिस्ट किंग है, जो आसानी से अपने दुश्मन के अटैक को रोक देता है। अगले ही पल वह उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे लीडर के मुंह से चीख निकलती है। वैसे कहता वह अपने जख्मी पेट को देखता है। लीडर तुरंत जिन युआन के फिस्ट ट्रेंड स्टाइल को पहचान जाता है और खुद को एक प्रॉपर फाइट के लिए रेडी करता है।
जब वह जिन्युआन के टुकड़े करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके मसल्स शक्ति से कांपते हुए होते हैं, लेकिन जिन्युआन उसकी गर्दन पकड़ लेता है और बिना किसी एफर्ट के उसे जमीन पर पटक देता है। लीडर समझ नहीं पाता कि यह आदमी उसे कैसे हरा रहा है, जबकि वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। अब जिन्युआन उसका मुंह पकड़ता है और लीडर का वही ताना उस पर ही फेंकता है कि अब वह जिन्युआन को ऊपर से देख रहा है। फिर वह अपनी व्हाइट लाइटनिंग आर्ट का सेकंड स्टेज शुरू करता है, लीडर का चेहरा पकड़े हुए, जो अब दर्द से चीख रहा होता है। हर गुजरते पल के साथ वह अपनी आर्ट को अगले स्टेज पर ले जाता है, यहाँ तक कि वह 5th फेज तक पहुंच जाता है। क्रिम्सन रीपर अलायंस के बंदे अपने बॉस को तड़पते और चीखते देख सोच रहे होते हैं कि क्या उन्हें मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई देता है जो उन्हें रोक रहा होता है। उनमें से एक व्हाइट लाइटनिंग 10 फेज आर्ट की टेक्निक पहचान जाता है। जब जिन्युआन अपना काम खत्म करता है, सब लोग दंग रह जाते हैं जब वे देखते हैं कि जहां उनका लीडर था वहां अब सिर्फ राख बची है। वह खड़ा होता है, वह खतरनाक नजर से क्रिम्सन रीपर ग्रुप को देखता है और पूछता है कि किसने उन्हें हक दिया कि वे कमजोर लोगों की मेहनत की कमाई से टैक्स और ट्रिब्यूट वसूल करें। फिर वह उन्हें चैलेंज करता है कि अगर वे अपनी पावर दिखाना चाहते हैं तो पहले उसके सामने आएं। वह चेतावनी देता है कि उनका अंजाम भी उनके बॉस जैसा ही होगा। इसी दौरान क्रिम्सन रीपर अलायंस के लोग गुस्से में हैं, सोच रहे होते हैं कि चूंकि वह अकेला है तो शायद वे उसे मार ही दें। तब म्योंग हो उसे देखते हुए बोलता है कि अगर रेड रीपर मर गया तो शायद अब उन्हें ट्रिब्यूट देना न पड़े। उसके पास खड़ा आदमी कहता है कि शायद जिन्युआन खुद ट्रिब्यूट मांगना शुरू कर दे, लेकिन म्योंग हो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की साइड लेते हुए तुरंत इस बात से इनकार करता है। उसे पता है कि उसके दोस्त के पास इतना पैसा है कि वह कभी ऐसे नीच काम नहीं करेगा। फिर वह अपने छाते के स्विंग्स की गिनती शुरू करता है, जिस पर एक बंदा उसके इस काम को देखकर उसे पागल कहता है। हर स्विंग के साथ म्योंग हो अपना छाता हिलाता है। उसे याद आता है जब जिन्युआन ने उससे पूछा था कि क्या वह सच में एक डरपोक चूहा बनना चाहता है या फिर पॉइजनस फॉक्स, जैसा वह खुद को कहता है। वह जानता है कि हर इंसान के दिल में कुछ कर गुजरने की चिंगारी होती है और उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि वह इस चिंगारी को भड़काए। वह समझता है कि उसका दोस्त इतना स्ट्रांग बनना चाहता है कि यह बात पागलपन की हद तक चली गई है, लेकिन अचानक वह रुक जाता है। अपने दोस्त को क्रिम्सन रीपर के गुंडों से लड़ते देख वह ऐलान करता है कि वह पॉइजनस फॉक्स है, कोई डरपोक चूहा नहीं। क्रिम्सन रीपर अलायंस का काम तमाम करने के बाद जिन्युआन अपने कपड़ों पर लगा खून भी नहीं धोता जब उसका छोटा भाई, जो उसकी चिंता में डूबा हुआ, उसके दरवाजे पर आता है। वह बहाना बनाता है कि वह शराब पीने गया था। उसका भाई किसी मसले पर एडवाइस लेने आया था, लेकिन छोटा भाई उससे खून के बारे में पूछता है। जिन्युआन उसे तसल्ली देता है, कहता है कि यह खून उसका नहीं है, जो उसके भाई ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। फिर वायोंग आखिर उसे बताता है कि वह यहाँ इसलिए आया क्योंकि वह मर्चेंट ग्रुप्स को उनके दिए हुए कीमती एलिक्सर्स के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता है। पहले वह ताइहो मर्चेंट ग्रुप को कुछ भेजना चाहता है, लेकिन जानना चाहता है कि उन्होंने जो मेडिसिन भेजी उसकी कीमत क्या है। इस पर जिन्युआन याद करता है कि यह वही ग्रुप है जिसने एजुराइट एसेंस भेजा था, और जवाब देता है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि उस जैसा बंदा भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। उसका भाई यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है, समझ नहीं पाता कि इतनी कीमती चीज के बदले में क्या दिया जा सकता है। जिन्युआन कहता है कि गुड्स या पैसा भेजना सही नहीं होगा। अपने भाई के इस रिएक्शन के बावजूद वह एक मर्चेंट अलायंस बनाने का सुझाव देता है। वह मजीद समझाता है कि ताइहो जैसे बड़े नाम के अलावा छोटे ग्रुप्स जैसे वेस्टविंड एस्कॉर्ट एस्टैब्लिशमेंट भी हैं जिनके पास कोई ऑफिशियल प्रोटेक्शन नहीं है। ऐसा अलायंस ग्रुप उन्हें प्रोटेक्शन देकर शुक्रिया अदा करने का अच्छा तरीका होगा। वायोंग झिझकता है, सोचता है कि यह शायद उनके बस से बाहर है। जिन्युआन उसे छोटे लेवल से शुरू करने की सलाह देता है, कहता है कि फिलहाल सिर्फ ताइहो मर्चेंट ग्रुप और वेस्टविंड एस्कॉर्ट एस्टैब्लिशमेंट को ऐड करो, यह उनको थैंक्स बोलने का तरीका होगा। नर्डी भाई, जो पहले से प्लान बनाने में डूबा है, अलायंस के रूल्स और मेंबरशिप फीस के बारे में पूछता है। जिन्युआन उसे कहता है कि फिलहाल कोई फीस न रखें और रूल्स को सिंपल रखें। उसका भाई अलायंस का मकसद जानना चाहता है। इस पर जिन्युआन को एस्कॉर्ट एस्टैब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के शब्द याद आते हैं, जिसने उससे उस शहर से 2 गैंगस्टर ग्रुप्स को भगाने के बाद प्रोटेक्शन मांगी थी। इसलिए वह कहता है कि उनका मकसद मर्चेंट्स की जिंदगी की हिफाजत करना है। इसके अलावा वह एक प्रॉपर कम्युनिकेशन लाइन बनाना चाहता है ताकि मुश्किल वक्त में लोग उस तक पहुंच सकें। उसका भाई कहता है कि ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं जिनसे बड़े ग्रुप्स जैसे ताइहो मर्चेंट ग्रुप भी नहीं निपट सकते, जैसे अगर जोंगहू के अंडरवर्ल्ड से कोई उन्हें परेशान करे तो वह क्या करेगा। वह सख्त टोन में कहता है कि वह खुद ऐसी चीजों का सामना करेगा जिससे उसका भाई घबरा जाता है, लेकिन वह समझाता है कि चूंकि मर्चेंट्स ने उसे मेडिसिन दी हैं जिन्होंने उसे स्ट्रांग बनाया, तो वह उनके लिए इतना तो कर ही सकता है। फिर अलायंस का नाम रखने का मसला आता है। वायोंग सुझाव देता है कि इसे ग्रेट मर्चेंट अलायंस कहा जाए, लेकिन जिन्युआन इस बात से अग्री नहीं करता क्योंकि वह नहीं चाहता कि यह क्रिम्सन रीपर अलायंस जैसा साउंड करे और इसे ग्रेट मर्चेंट एसोसिएशन के नाम से बदल देता है। इसी वक्त वायोंग उसे याद दिलाता है कि जब से उसका बदमाश भाई वापस आया है उसका काम बहुत बढ़ गया है। इस पर जिन्युआन उससे माफी मांगता है, लेकिन वायोंग स्माइल करते हुए कहता है कि मर्चेंट्स के लिए बिजी रहना ही बेहतर है। इसी वक्त उनका एक बंदा चीखता हुआ आता है कि एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। जब पूछा जाता है तो वह घबराहट में बताता है कि लॉर्ड उयुंग और उसके चेले खुद आए हैं।
इस बीच उक्त समूह मर्चेंट ग्रुप के मुख्य हॉल में बैठा हुआ है। लॉर्ड यू यंग अभी भी रूलर्स एसोसिएशन की बैठक में मिली अपमान की भावना से क्रोधित है। इसलिए वह अपने शिष्यों से जोर देकर कहता है कि उनमें से प्रत्येक को बारी बारी से जिन युआन से लड़ना होगा, क्योंकि वह उसे दर्दनाक मौत देना चाहता है। इसके अलावा केवल एक जीत से उनके परिवार का नाम बहाल नहीं हो सकता। सभी तुरंत सहमति जताते हैं। फिर शिन सोबाइक पूछता है कि क्या उसके दोनों साथी हथियारों का उपयोग करेंगे, क्योंकि वह निहत्थे लड़ाई करने जा रहा है। यू यंग म्यूंग भी अपनी मुट्ठियों का उपयोग करने के लिए सहमत होता है, लेकिन वून उतना आत्मविश्वास में नहीं है और अपनी तलवार का उपयोग करने का इरादा रखता है। उसका भाई इस बात पर उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन वून तर्क देता है कि जिन युआन वह व्यक्ति है जिसने यू यंगहू जैसे अनुभवी जांगहू योद्धा को हराया है। मियोंग हालांकि इस बात पर हंसता है, यह मानते हुए कि यू यंगहू पर्याप्त मजबूत नहीं था। अंत में वह घमंड से नौकरों को आदेश देता है कि जिन युआन को व्यक्तिगत रूप से बुलाएं, लेकिन इसके बजाय युक भाई पहुंचते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने गुरु के निमंत्रण पर एनेक्स में आना है। थोड़ी देर बाद मेहमान हमारे लड़के के सामने खड़े होते हैं, जो पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। वह उनका स्वागत करता है और तीनों मार्शल आर्टिस्ट्स अपना परिचय देते हैं। हालांकि उसे लॉर्ड यू यंग की उपस्थिति से आश्चर्य होता है, जो बिना सूचना के आने के लिए माफी मांगता है, लेकिन स्वीकार करता है कि वह जिन युआन की ताकत देखने का लालच नहीं रोक सका। जिन युआन समझ जाता है कि वे यहाँ द्वंद्व के लिए आए हैं और विशिष्ट प्रारूप के बारे में पूछता है। लॉर्ड यू यंग सुझाव देता है कि वह उसके सभी शिष्यों से लड़े, क्योंकि वे उससे सीखना चाहते हैं। साथ ही नियम बताता है, जो कोई भी बेहोश हो जाता है वह अचल हो जाएगा, या रिंग से गिर जाता है उसे हारा हुआ घोषित किया जाएगा। जिन युआन इन साधारण नियमों को स्वीकार करता है और मुकाबला शुरू करने के लिए कहता है। पहला है मियोंग। लॉर्ड यू यंग अपने बेटे की जीत को लेकर काफी घमंडी है। इस बीच मियोंग को लगता है कि वह किसी साधारण मर्चेंट के बेटे का सामना नहीं कर रहा, बल्कि एक अनुभवी जांगहू योद्धा का, जिससे उसे एहसास होता है कि जिन युआन की यू यंगहू पर जीत वास्तविक रही होगी। जिन युआन उसके हथियार के बारे में पूछता है, लेकिन इससे पहले कि म्यूंग अपनी घमंडी प्रतिक्रिया पूरी कर पाए, उसे जिन युआन से एक जोरदार मुक्का मिलता है, जो उसे दूर की दीवार से टकराने के लिए भेज देता है। लॉर्ड यू यंग के हाथ में पकड़ा हुआ प्याला सदमे से चकनाचूर हो जाता है। जिन युआन शांति से उसे याद दिलाता है कि अगर उसे मौका दिया जाए तो वह तलवार निकाल सकता है। फिर अगले प्रतिद्वंद्वी को आगे आने की चुनौती देता है। तब वून अगला जाने का फैसला करता है और शिन से अपने भाई का ख्याल रखने के लिए कहता है, जिसके लिए शिन सहमत होता है। एक बार जब वह हमारे लड़के के सामने खड़ा होता है, वून अपनी सारी शक्ति और तकनीकों को उजागर करने के लिए तैयार होता है और जिन युआन चाहता है कि वह ऐसा करे ताकि एक अच्छा मुकाबला हो। इसके साथ ही मुकाबला शुरू होता है। बिना कोई वक्त जाया किए वून अपनी तलवार निकालता है। पूरी रफ्तार से वह जिन युआन की तरफ दौड़ता है और उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन युआन आसानी से उसे रोक देता है। साथ ही वह नोटिस करता है कि वून सचमुच एक लाजवाब सोर्ड्समैन है, मगर जिन युआन उससे भी तेज है, क्योंकि वह वून के लड़ने के पैटर्न को ध्यान से देखते हुए अपने मूव्स शुरू करता है। इसलिए अब वह हर वार को अपने खाली हाथों से रोक देता है। अब जिन युआन का फुल मोड पर जाने का समय है। वह अपनी लाइटनिंग आर्ट के 5th फेज से शुरुआत करता है और अपनी एनर्जी को 3rd फेज तक ले आता है। वून खुद को तैयार करता है, अपनी तलवार के स्विंग से अटैक को रोकने की कोशिश करता है। अगले ही पल जिन युआन एक लाइटनिंग रोर अटैक सीधा उसकी तरफ भेजता है और एक ही वार से अपने ओपोनेंट को गिरा देता है। वून को यकीन नहीं होता। म्यूंग सुझाव देता है कि उन्हें यह लड़ाई रोक देनी चाहिए, क्योंकि अगर तीनों हार गए तो यह और भी शर्मिंदगी की बात होगी। लेकिन शिन पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह किसी ऐसे बंदे से लड़ने का मौका गंवाना नहीं चाहता था जो बिना किसी हथियार के लड़ता है, क्योंकि वह खुद भी पाम स्ट्राइक टेक्निक्स में ट्रेंड है। वह जिन युआन से एक फाइट की रिक्वेस्ट करता है। उसकी मुट्ठी देखकर जिन युआन सचमुच एक स्किल्ड बंदे से लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। इसके साथ ही दोनों वॉरियर्स एक दूसरे से टकराते हैं। ये क्लैश थोड़ी देर तक चलता है। शिन वार करता है और जिन युआन उसे रोकता है। शिन को गुस्सा आता है कि जिन युआन अब तक सिर्फ खुद का बचाव ही कर रहा है। पक्का इरादा करके वह अपना अल्टीमेट अटैक छोड़ने का फैसला करता है और देखना चाहता है कि जिन युआन इसे कैसे रोकेगा। वह अपना व्हर्लविंड व्हील क्रशिंग पाम स्ट्राइक छोड़ता है। एक छोटा सा तूफान जिन युआन की तरफ बढ़ता है। जिन युआन इस इंप्रेसिव मूव पर खुश हो जाता है, लेकिन कहता है कि यह काफी बड़ा है। वह शांति से शिन का पैर जोर से पकड़ लेता है, जिससे शिन दर्द से चीख उठता है और फिर उसे जोरदार तरीके से जमीन पर पटक देता है। कहता है कि उसे एक अच्छी फाइट मिली है। मायोंग उदास है, क्योंकि इस हार से उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिला। लॉर्ड यू यंग का गुस्से भरा चेहरा देखकर जिन युआन समझ नहीं पाता कि इसकी वजह क्या है। इसी दौरान लॉर्ड यू यंग गुस्से से कांप रहा होता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि जिन युआन को सचमुच कोई हरा नहीं सकता और किसी और को लाना बेकार होगा। समस्या यह थी कि रूलर्स एसोसिएशन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और सब उसका और उसके क्लैन का मजाक बनाएंगे। एक नया प्लान सोचकर वह जिन युआन से मार्केट में चलकर बात करने को कहता है। वह वहां का शांत माहौल नोटिस करता है
और कहता है कि जिन्युअन के यहाँ से काफी सप्लायर्स होंगे और वक्त जाया किए बिना वह जिन्युअन को रूलर्स एसोसिएशन की मेंबरशिप ऑफर करता है। वह समझाता है कि जिन्युअन को अपना पूरा मर्चेंट ग्रुप शामिल करने की जरूरत नहीं, वह अकेला ही ज्वाइन कर सकता है और उसका मर्चेंट ग्रुप फिर भी सेफ रहेगा। जिन्युअन ये ऑफर सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसे पता है कि इस एसोसिएशन में पहले से ही बड़े क्लैंस के नाम शामिल हैं, लेकिन वह सवाल उठाता है कि रूलर्स एसोसिएशन उन क्लैंस से बनी है जो मुरिम अलायंस छोड़कर आए, जो कभी 9 बड़े सेक्ट से मिलकर बनी थी। लॉर्ड यूयंग कंफर्म करता है कि यह सच है, लेकिन यह भी कहता है कि वे बस मुरिम अलायंस के फ्रेंडली ओपोनेंट्स हैं। जिन्युअन सोचता है कि उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक यूयंग क्लैन हाल ही में इस एसोसिएशन में शामिल हुआ है और अब अपनी हार के बाद अपनी इज्जत बचाना चाहता है। लॉर्ड यूयंग उसकी इस बात को भी सच कहता है और मानता है कि उसका बंदा यूयंग हु जिन्युअन के बारे में गलत अफवाहें फैला रहा था, जिससे क्लैन की बदनामी हुई। उसे खुद जिन्युअन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वह चाहता है कि जिन्युअन रूलर्स एसोसिएशन में शामिल हो जाए ताकि उनकी इज्जत बची रहे। उसे लगता है कि यह उसका सबसे अच्छा मौका है यह दिखाने का कि जिन्युअन जैसा बंदा भी उसके अंडर है। जिन्युअन पूछता है कि अगर वह इनकार कर दे तो क्या होगा। लॉर्ड यूयंग कहता है कि इसमें शामिल होने से उसका कोई नुकसान नहीं होगा और एक मर्चेंट के बेटे को यह बात समझनी चाहिए। जिन्युअन जवाब देता है कि उसे किसी आम मार्शल आर्ट्स ग्रुप में कोई इंटरेस्ट नहीं जब उसके पास पैसों की कमी नहीं है। फिर वह उसे डिसमिस करता है और बात खत्म कर देता है। इस पर यूयंग सचमुच गुस्से में आ जाता है और धमकी देता है कि क्या जिन्युअन चाहता है कि उसका पूरा ग्रुप तबाह कर दिया जाए, जिससे जिन्युअन एक पल के लिए रुक जाता है। यूयंग उसे चेतावनी देता है कि उसके पास इतनी शक्ति है कि वह पूरे मर्चेंट ग्रुप को खत्म कर सकता है और जिन्युअन की जान बख्श सकता है और उसे खुलेआम एनिमी बना सकता है। वह पूछता है कि क्या जिन्युअन सचमुच सोचता है कि वह अकेला एक पूरे क्लैन को, खासकर रूलर्स एसोसिएशन को तबाह कर सकता है। वह अपनी धमकी पूरी भी नहीं कर पाता कि जिन्युअन का एक जोरदार पंच उसे लगता है। जिन्युअन उसे चेतावनी देता है कि वह पहले उसे मारेगा और फिर उसके पूरे क्लैन को खत्म करेगा। वह यह भी कहता है कि वह सारा इल्जाम यूयंग के बड़े बेटे पर डाल देगा और कहता है कि बेहतर होगा कि यूयंग उसे नहीं आजमाए। लॉर्ड यूयंग में अब भी हिम्मत है कि वह जिन्युअन के शब्दों को सबसे गंदा कहता है और उस पर बेशर्म और घटिया होने का इल्जाम लगाता है। इसके साथ ही वह अपना पॉइजन टोड ब्रॉड स्ट्राइक छोड़ता है। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें यूयंग के स्पेशलिस्ट्स को 4 बड़े क्लैंस के लीडर्स के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसे यकीन है कि जिन्युअन इसकी ताकत के सामने नहीं टिक सकता, लेकिन वह बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि जिन्युअन लाइटनिंग स्ट्रोक्स छोड़ रहा है जो उसके जहर को निगल रहे हैं। अगले ही पल जिन्युअन उसे इतनी जोर से पंच मारता है कि यूयंग दीवार से टकराता है और खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर जाता है। जिन्युअन कहता है कि यूयंग इतना स्ट्रांग नहीं जितना वह दिखावा करता है। यूयंग उससे कहता है कि अब उसे मार दे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जिन्युअन इससे क्लियरली उनका एनिमी बन जाएगा और रूलर्स एसोसिएशन भी उसके पीछे पड़ जाएगी। यूयंग कहता है कि चाहे कुछ भी हो जिन्युअन की हार पक्की है। यह सुनकर जिन्युअन यूयंग के पास जाता है और धीरे से कहता है कि वह अपने शब्दों पर जिंदगी भर पछताने वाला है। थोड़ी देर बाद सब लोग जिन्युअन को लॉर्ड यूयंग को बालों से घसीटते हुए देखते हैं। उसकी हालत देखकर सब शॉक में हैं, खासकर उसके बेटे जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्युअन उन्हें चुप करा देता है और चेतावनी देता है कि वह उनकी हालत भी उनके बाप जैसी कर देगा। एक और बेटा अपने बाप की जिंदगी की चिंता करता है, लेकिन जिन्युअन जवाब देता है कि वह अभी जिंदा है और अपने बंदों को गाड़ी तैयार करने का ऑर्डर देता है। यूयंग का बड़ा बेटा गुस्से में पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। जिन्युअन जवाब देता है कि उनके बाप ने उसके मर्चेंट ग्रुप को खत्म करने और उससे इसका इल्जाम लगाने की धमकी दी थी। यह सुनकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। फिर वह ऐलान करता है कि वह खुद रूलर्स एसोसिएशन में इस मामले की रिपोर्ट करने जा रहा है। वह यूयंग के गार्ड से कहता है कि वे उसके साथ विटनेसेस के तौर पर चलें। उसके आगे बढ़ने से पहले शिन बताता है कि रूलर्स एसोसिएशन का कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है। वह जिन्युअन को बताता है कि मीटिंग्स अक्सर क्लैन हेड्स के घर पर होती हैं। इस तरह वह मोयंग क्लैन के एस्टेट जा सकता है जो सबसे पास है। इसके साथ वह अपने गार्ड्स और युग ब्रदर्स को ऑर्डर देता है कि वे लॉर्ड यूयंग के चेलों और बेटों पर नजर रखें। फिर वह अपने भाई की तरफ मुड़ता है और उसे आज के इंसिडेंट के बारे में मुरिम अलायंस को रिपोर्ट करने का ऑर्डर देता है। फिर वे सब मोयंग एस्टेट की तरफ चल पड़ते हैं। इसी दौरान बग्घी में यूयंग को रस्सियों से बांधा होता है और पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। जिन्युअन उसे जवाब देता है। अगले पल यूयंग अपने गार्ड से पानी मांगता है, कहता है कि उसका गला सूख रहा है। गार्ड झिझकता है, सोचता है कि जिन्युअन इसकी इजाजत देगा या नहीं, लेकिन जिन्युअन यह देखकर शॉक्ड है कि एक क्लैन का लॉर्ड खुद पानी मांग रहा है। फिर भी वह उसकी बात नहीं मानता। उसे रियलाइज होता है कि यह बंदा जरूर एक असैसिन है। इसके साथ वह उसे अपनी लाइटनिंग से जला देता है। फिर ड्राइवर इस इंसिडेंट के बारे में पूछता है, लेकिन जिन्युअन उसे गाड़ी चलाते रहने को कहता है। फिर वह एक दूसरे गार्ड की तरफ मुड़ता है और उसके असैसिन एसोसिएशन के बारे में पूछता है। वह बताता है कि यह गोल्ड सिल्वर असैसिन ग्रुप है, जहां असैसिन्स को गोल्ड या सिल्वर रैंक के हिसाब से डिवाइड किया जाता है और वह खुद एक सिल्वर रैंक असैसिन है। जिन्युअन फिर लॉर्ड यूयंग से पूछता है कि ऐसे लोगों को हायर करने की कीमत क्या है, लेकिन यूयंग जवाब देने से झिझकता है। तो जिन्युअन धमकी देता है कि वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, जिससे यूयंग को जवाब देना पड़ता है। वह कहता है कि उसने उनके लिए 800 न्यंग दिए, जो उनके नॉर्मल रेट से काफी ज्यादा है।
लेकिन जिन्युअन कहता है कि ये उसकी जिंदगी के लिए काफी नहीं था, क्योंकि असैसिन ग्रुप का लीडर उसे मारने वाला था जब वे पूरे मर्चेंट ग्रुप को खत्म करता। वह समझाता है कि असैसिन्स को मारना क्लैंस के गंदे काम छुपाने का आम तरीका है। वह कहता है कि क्लैंस अपने निशान छुपाने के लिए ऐसा ही करते हैं। इस तरह उसकी जिंदगी की कीमत 800 न्यांग से ज्यादा नहीं है, और वह असैसिन को सलाह देता है कि वह और मेहनत करे ताकि अपनी जिंदगी की कीमत बढ़ा सके। जिन्युअन अपना टोन बदलता है, कहता है कि जो लोग पैसे के लिए जान लेते हैं उन्हें इंसान कहलाने का कोई हक नहीं, और वह असैसिन के जिंदगी के मकसद पर तालियां बजाकर मजाक उड़ाता है। फिर वह आराम से कहता है कि उनके तीनों असैसिन्स के ग्रुप में अब एक जख्मी है और एक मर चुका है। थोड़ी देर बाद वे मोयंग एस्टेट पहुंच जाते हैं। सब लोग लॉर्ड यूयंग को पहचान लेते हैं और जिन्युअन की पहचान और सिचुएशन के बारे में क्यूरियस होते हैं। आखिर में मोयंग क्लैन का लीडर मोयंग बिन आता है और यूयंग की हालत के बारे में पूछता है। फिर वह जिन्युअन की तरफ मुड़ता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। जिन्युअन भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता, क्योंकि जब उसने लास्ट टाइम देखा था तो मो यंग चू क्लैन का लीडर था। मो यंग बिन पूछता है कि जिन्युअन लॉर्ड यू यंग को एक क्रिमिनल की तरह घसीटकर क्यों लाया है। जिन्युअन जवाब देने को तैयार होता है और पूरी सिचुएशन समझाता है। बिन के एक बंदे का कहना है कि यह एक गंभीर मामला है, खासकर जब मुरिम अलायंस को इसकी खबर लगेगी, लेकिन बिन उसे रोकता है और जिन्युअन से पूछता है कि वह इस मामले को डायरेक्टली उसके पास क्यों लाया। वह कहता है कि उसे शक है कि जिन्युअन रूलर्स एसोसिएशन के खतरे को पूरी तरह समझता है, इसलिए उसे लगता है कि जिन्युअन सच को पहले से दिखाने आया है। फिर जिन्युअन पूछता है कि बिन इस प्रॉब्लम से निपटने का क्या प्लान बनाएगा, क्योंकि यह आखिर में उस पर ही आएगा। बिन सोचता है कि असली जवाब यह है कि खतरे को खत्म कर दिया जाए, लेकिन यू यंग जैसे किसी का कत्ल आसानी से पूरे यू यंग क्लैन को उसका दुश्मन बना सकता है और साथ ही मुरिम अलायंस की नजरों में भी ला सकता है। इसी वक्त यू यंग बिन पर चीखने लगता है, कहता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ, उसके मजाक ने उसे यह सब करने पर मजबूर किया। फिर वह उससे अपनी मदद करने के लिए कहता है और प्रॉमिस करता है कि वह बदले में कुछ भी करेगा। बिन उसे एक थप्पड़ मारकर गिरा देता है और कहता है कि यू यंग में अब कोई शर्म नहीं बची। फिर वह अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि असैसिन्स को अरेस्ट कर लो, लेकिन उन्हें जिंदा रखो और उन पर नजर रखो। इसके बाद वह यू यंग के सब ड्रामा के लिए माफी मांगता है और भरोसा देता है कि रूलर्स एसोसिएशन अब यू यंग क्लैन को सपोर्ट नहीं करेगी। फिर वह जिन्युअन को साथ खाना खाने का इन्विटेशन देता है और जिन्युअन मान जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों के सामने खाना रखा जाता है और जिन्युअन जी भरकर खाता है। इसी दौरान बिन समझ नहीं पाता कि जिन्युअन जैसा बंदा जिसने यू यंग क्लैन के लीडर को हरा दिया कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। उसे टेस्ट करने के लिए वह पूछता है कि जिन्युअन इस मामले को सुलझाने के लिए क्या प्लान बनाएगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो वह यू यंग को मार नहीं सकता, बल्कि एक समझदारी वाला तरीका निकालना होगा। जिन्युअन उल्टा उससे उसका प्लान पूछता है, तो बिन अपना प्लान बताना शुरू करता है कि वह यू यंग को मुरिम अलायंस के पास भेजेगा, जिससे वह यू यंग के काम से छुटकारा पा सके और जिम्मेदारी यू यंग क्लैन पर डाल दी जाए। इसके अलावा अपनी इज्जत बचाने के लिए रूलर्स एसोसिएशन कोई भी नुकसान उठाने को तैयार है और उसे यकीन है कि बाकी क्लैन लीडर्स भी इससे अग्री करेंगे। जिन्युअन को यह प्लान पसंद आता है। फिर वह पूछता है कि क्या पुराने क्लैन लीडर मो यंग चू ने गोल्डन बेसिन हैंड वॉशिंग सेरेमोनी की थी, जो एक तरह का रिटायरमेंट रिचुअल है। यह सुनकर बिन कहता है कि जिन्युअन जांगहू की न्यूज में बहुत पीछे है, क्योंकि उसका बाप 1 साल से गायब है। जिन्युअन यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है। बिन समझाता है कि उन्होंने मेन ब्रांच के मेंबर्स की एक सर्च पार्टी भेजी थी, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। इसी वक्त जिन्युअन सोचता है कि यह वही टाइम था जब उसने जिन्युअन के शरीर में दोबारा जन्म लिया था। इसका मतलब है कि उसके साथ साथ एमओ यंग चू भी मर गया था। तो वह पूछता है कि क्या चू की डिमोनिक फैक्शन के साथ कोई दुश्मनी थी। बिन जवाब देता है कि डिमोनिक फैक्शन पिछले 20 सालों से चुप है और अगर वे दोबारा उभरे होते तो उसे पता होता। इसके अलावा उसे शक है कि डिमोनिक फैक्शन के पास उसके बाप को निशाना बनाने की कोई खास वजह थी। इस पर जिन्युअन अपनी पिछली जिंदगी याद करता है, जहां उसका भी डिमोनिक फैक्शन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उस पर अचानक अटैक किया गया और वह मर गया। सिचुएशन का अंदाजा लगाने के लिए वह पूछता है कि अगर बिन के बाप पर कई सोर्ड्समैन ने मिलकर अटैक किया होता तो वह कहां तक जा पाता। बिन जवाब देता है कि उसका बाप ऐसा नहीं था जिसे सिर्फ सोर्ड्समैन हरा सकें। जिन्युअन फिर कहता है अगर वे सोर्ड्समैन ब्लेड प्रूफ बॉडीज के साथ होते तो भी उसके फादर को न हरा पाते। यह सुनकर बिन कंफ्यूज्ड हो जाता है। अब वह अपनी पास्ट लाइफ के इंसिडेंट को याद करता है जब उसने उन असैसिन्स पर हमला किया था। वह याद करता है कि कैसे उन्होंने उसके 9th फेज लाइटनिंग एनर्जी के वॉर को भी आसानी से सह लिया था। उसे पता है कि कोई भी आम इंसान उसकी करंट बॉडी पावर के साथ 9th फेज लाइटनिंग एनर्जी को नहीं सह सकता। उसे यकीन नहीं होता कि कोई ऐसा बंदा उसकी शक्ति के सामने टिक सकता है, इसलिए वह यह सोचता है कि उनके पास ब्लेड प्रूफ बॉडीज होनी चाहिए या कुछ ऐसा जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर ऐसे शक्ति वाले लोग उस मैजिशियन के साथ जिसने कभी उसके शरीर को कंट्रोल किया था एक साथ मिल जाए, तो भी सिर्फ स्वर्ग से भी ऊपर वाला बंदा ही ऐसे फोर्स का सामना कर सकता है। इसलिए वह यकीन के साथ कहता है कि बिन को उसके बाप या डिमोनिक फैक्शन का कोई भी सुराग नहीं मिलेगा, लेकिन उसे अभी भी उनकी छुपने की वजह या उनके असली मकसद का पता नहीं है। इसी दौरान एक सुनसान जगह पर
एक औरत जिसे हेवनली डीमन के नाम से जाना जाता है एक आदमी से बात करती है जिसे सोर्ड डीमन कहा जाता है। वह उसे बताती है कि उन्होंने सोर्ड किंग को ढूंढ लिया है। सोर्ड डीमन फिर अपने फैक्शन को ऑर्डर देता है कि वे सोर्ड किंग के शिकार की तैयारी करें।